मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। पहला चैप्टर हमारा रहेगा यहाँ पर ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला व वर्णक्रम। यहाँ पर आपको हिंदी वर्णमाला पढ़ने को मिलेगा और यहाँ पर आपको ढेर सारे प्रश्न मिलेंगे और सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। जो भी परीक्षाएं आपकी हो चुकी हैं उनमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। और आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि आपके जो प्रश्न होते हैं प्रीवियस ईयर के, ये प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में से आपको आगे भी प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हिंदी वर्णमाला की, तो ये चैप्टर आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये पूरी वीडियो को अच्छी तरीके से यहाँ पर देखना है। और अगर आप लोग किसी और भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हिंदी आता है, तो ये वीडियो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। पूरी वीडियो को यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आपको वर्णमाला का जो भी प्रश्न यहाँ पर आपको मिलेंगे, सभी को अगर आप लोग यहाँ से देख लेंगे तो एक भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। और अगर आपको विश्वास ना हो तो आप वीडियो को थोड़ा देखें और यहाँ पर आप लोग समझ जाएंगे कि मैं आपको क्यों बता रहा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिना देरी किए हुए। सबसे पहले आप लोग देखेंगे, पहला प्रश्न हमारा आपके सामने आ चुका है। आप यहाँ से अंदाज़ा ला सकते हैं, ठीक है, कि ये प्रश्न आपका कितनी बार आया हुआ है। पहला प्रश्न आपका क्या है, पढ़िएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। प्रश्न आपने सभी ने देख लिया है। वर्ण, उच्चारण, पद, शब्द। यहाँ पर आपका हो जाएगा ए, ठीक है। अगर आपको ना पता हो तो आप लोग याद करिएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण। आप यहाँ पर देख सकते हैं हाई कोर्ट ARO में आया हुआ है, वीडियो और एग्जाम में आया हुआ है, UPSI में, UPP में, छत्तीसगढ़ PCS में, कनिष्ठ सहायक में। तो देखिएगा, आप समझ सकते हैं यहाँ पर है कि ये प्रश्न आपका कई बार आया है, इम्पॉर्टेंट है। इसी प्रकार से आपको ढेर सारे प्रश्न मिलेंगे और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मिलने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। अगर ना पता हो तो आप लोग याद करते जाइएगा। अब यहाँ पर आप दोगे इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण के दो भाग होते हैं, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 अक्षर होते हैं, जिसमें से स्वर कितने होते हैं, 11, और व्यंजन की संख्या 41। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को आप लोग यहाँ पर देखेंगे। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। शब्द, वर्ण, अर्थ या मात्रा। यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है, शब्द को। अब आप लोग इसे भी देख सकते हैं, यहाँ पर है, ये भी 3 एग्ज़ाम में आ चुका है। तो मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये जितने भी आपको यहाँ पर प्रश्न मिलने वाले हैं सभी प्रीवियस ईयर के हैं, और प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न होते हैं वो आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आने वाला एग्ज़ाम आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का है खासकर, ठीक है। तो अगर आप लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो देख लीजिएगा, और इसके अलावा में आपको और भी वीडियो मिलेंगी। वीडियो थोड़ा आपका लंबा होने वाला है, लेकिन आपको पूरा वीडियो अच्छी तरीके से यहाँ पर देखना है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द कहलाती है। अब इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द को माना जाता है। अब यहाँ पर एक बात और है, ये लिखा उच्चारण की दृष्टि से अगर हम देखें तो भाषा की लघुत्तम इकाई क्या होगी, ध्वनि। देखिए, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द, और उच्चारण के हिसाब से तो क्या हो जाएगा, ध्वनि। आगे लिखा है कि ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं, और लेकिन शब्द बनाने के लिए इन्हें सार्थक या अर्थबोधक की क्षमता से युक्त होना चाहिए। ध्वनि सार्थक ही हो या जरूरी नहीं है, जैसे ये इन्होंने समझाया है, ठीक है। इस प्रकार से फिलहाल आप लोग ये बात समझ गए हैं कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द कहलाती है और उच्चारण की दृष्टि से ध्वनि हो जाएगी। तीसरा प्रश्न देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, भाषा की मूल इकाई क्या होती है, अक्षर, ध्वनि, संकेत या वर्णमाला। यहाँ पर आपका हो जाएगा ध्वनि। भाषा की मूल इकाई ध्वनि होती है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा और इसको अच्छी तरीके से आप लोग समझ लीजिएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है, वाक्य होती है। वाक्य से छोटी क्या होती है, उपवाक्य। उपवाक्य से छोटा क्या होता है, पदबंध। पदबंध से छोटा होता है पद, जिसे हम लोग शब्द कहते हैं। और शब्द, पद से छोटी होती है अक्षर, और अक्षर से छोटी होती है ध्वनि।
तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे छोटी इकाई, तो आप बताएंगे ध्वनि। अब अगर आपसे कहा जाए ध्वनि से बड़ा क्या होता है, तो ध्वनि के बाद आता है अक्षर, अक्षर से बड़ा क्या होता है शब्द या पद, पद के बाद आता है पदबंध, पदबंध के बाद उपवाक्य, उपवाक्य के बाद आता है वाक्य। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसके बाद में आप लोग आगे देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा देखिएगा आप लोग, प्रश्न नंबर आपका है 4, ठीक है। पढ़िएगा, वर्णों के कितने भेद होते हैं, 10, 7, 2 या 8। पढ़ चुके आप लोग हैं कि इसके 2 भेद होते हैं, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। देखिएगा 2 होते हैं, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। जो चीज़ आपको याद ना हो उसे आप लोग साथ में याद करते जाइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है यहाँ पर, अगला प्रश्न हमारा है कि हिंदी भाषा की कुल वर्ण मतलब लिपियाँ हैं। तो कुल वर्ण की बात की गई यहाँ पर है, वर्ण तो सभी को पता होने चाहिए, हिंदी में कितने होते हैं 52 होते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, अब यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले आपसे कहा गया है कि हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियों की संख्या कितनी होती है 52 होती है, जिसमें से स्वर कितने होते हैं, स्वर होते हैं 11, बाकी व्यंजन बचे हुए हैं। व्यंजन में आप लोग देखिए का वर्ग में क्या आता है, का वर्ग में का खा गा घड़ा आता है, ठीक है। और का वर्ग जो होता है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठस्थ होता है, इसको भी आप लोग याद करेंगे, ठीक है। का वर्ग जो आपका पूरा आता है उसमें 5 अक्षर आते हैं, और का जो होता है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ, तो कंठस्थ लिखा हुआ है। चा वर्ग जो होता है ये होता है तालव्य, तो इसमें चा छा जा झा यहाँ, ठीक है, तो ये तालव्य हो गया। फिर उसके बाद में टा वर्ग आता है, टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धन। देखिए ये सभी जिनके भी उच्चारण स्थान हैं ये सभी आपको याद करने हैं, अगर आपको याद ना हो तो आप लोग याद कर लीजिएगा, अभी याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि का वर्ग में कौन से अक्षर आते हैं और का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। ऐसे आपसे प्रश्न क्या आएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर टा लिखा है तो प्रश्न पेपर में आएगा कि अक्षर टा का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप बता देंगे कि ये मूर्धन्य है, ठीक है। ऐसे ही देखिए आपको ता वर्ग दिखाए, ता का क्या है, दंत्य है, और पा वर्ग का क्या है, ओष्ठ। तो ये पांचों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आप लोग इन्हें याद कर लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद आगे हम लोग समझेंगे, यहाँ पर लिखा है अंतस्थ, अंतस्थ में 4 व्यंजन आते हैं, कौन कौन से, या रा ला वा, कौन कौन से, या रा ला वा, याद करेंगे आप लोग, या रा ला वा, ये क्या होते हैं, अंतस्थ होते हैं। इसके बाद में होते हैं ऊष्म, ऊष्म में आपके तीनों सा होते हैं, शा शा सा हा, ठीक, क्या क्या होता है, शा शा सा हा, तो कितने होते हैं, 4 ऊष्म हो गए। ऊष्म का मतलब हम जब इसे बोलेंगे तो हमारे मुंह से ऊष्मा निकलेगी, वाष्प टाइप की निकलेगी, ठीक है। देखिए संयुक्त के बारे में बात करें तो क्या होता है, छा त्रा ज्ञा स्रा, ये 4 अक्षर होते हैं, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, मतलब 2 अक्षरों से मिलकर बनते हैं। अयोगवाह कौन सा होता है, अंग और आह, ये 2 होते हैं अयोगवाह। द्विगुण की बात करेंगे तो अड़ा और अढ़ा, जैसे पढ़ाई, और ये वाला कपड़ा, तो ये वाला अड़ा है, और ये वाला पढ़ाई, तो ये वाला अढ़ा है, ठीक है। तो ये 2 हो गए द्विगुण, टोटल आपके हो गए 52 अक्षर। मैंने आपको पूरा प्रयास किया है कि आपको समझ में आ जाए, और आपको समझ में आ भी गया होगा, ऐसी हमें उम्मीद है। अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग आगे समझेंगे, ठीक है। हमारे पास ढेर सारे प्रश्न हैं, ठीक है, 200-250 के करीब प्रश्न आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, तो आपकी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको पहले से चैप्टर पता है तो आप और अच्छी तरीके से इसे यहाँ पर समझ पाएंगे। यहाँ पर आप देखिएगा अगला प्रश्न क्या आ गया, यहाँ पर है लिखा है लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, अक्षर, वर्ण, वर्ण समूह, वर्णमाला, तो इसे कहते हैं वर्णमाला, ठीक है। क्रमबद्ध पूछा गया तो आप क्या बताएंगे, वर्णमाला। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। ध्वनि के लिखित रूप को कहते हैं वर्ण। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। आगे देखिएगा, अब हमारा यहाँ पर अगला शुरू हो रहा है नंबर 2, स्वर वर्ण परिभाषा भेद संख्या, मतलब अब हम लोग स्वर के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कौन सा स्वर नहीं है, तो ये तो आपको बता देना, आप बता देंगे, ठीक है, कि बा नहीं है, बाकी सब आपके यहाँ पर हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा ये यही बताया गया आपको है, ठीक है। यहाँ पर आप चलिए इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर समझेंगे। अगला हमारे लिए आ चुका यहाँ पर है प्रश्न आपका, यहाँ पर है कि इनमें से ऋर क्या है, तो ये तो आप सभी को पता होगा कि ये स्वर है। आगे आप लोग यहाँ पर देखेंगे, और आप लोग ये भी देखते जाएगा कि देखिए प्रश्न कई बार आए हुए हैं, ठीक है, मैं आपको इसलिए यहाँ पर बता रहा हूँ
ताकि आपको ये ना लगे कि मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। ये प्रश्न आपके रिपीटेड प्रश्न है, कई बार आए हैं और कई बार आएंगे भी, ये भी आपको समझ लेना है। यहाँ पर आप लोग समझ चुके हैं कि हिंदी में टोटल आपके स्वर कितने होते हैं, आपको पता है 11 होते हैं, ये तो आप सभी को पता है, ठीक है। अब आपको इनमें से ये समझना है कि इनमें से मूल स्वर कौन से होते हैं। तो छोटा आ, ई, उ और इर, ये होते हैं मूल स्वर। संयुक्त की बात करेंगे तो ए ओ औ, ये 4 होते हैं संयुक्त स्वर। जैसे संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, ऐसे ही संयुक्त स्वर भी होते हैं 4। अब ह्रस्व और दीर्घ की बात करें, ह्रस्व में कितने आ जाएंगे, तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि ऋषि, ये 4 आ जाएंगे। और दीर्घ की बात करेंगे तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं, ये इतने आपके शब्द यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है। देखिएगा यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 आपका आ चुका है। इनमें से किस शब्द में ऋर की मात्रा का उपयोग हुआ है। देखिएगा आपको पता है कि ऋर होता है आपका, इस तरीके से मात्रा इसकी होती है, तो आपका हो जाएगा वृष्टि, ठीक है। आगे देखिएगा यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर बताया है, जैसे ये कृतज्ञ लिखा हुआ है, कृष्ण है, इनमें सभी में ऋषि ऋषि आपका आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो प्रश्न है ये कह रहा है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो उसे आप सभी को पता होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग स्वर, क्योंकि स्वर से मिलकर मतलब व्यंजन बन सकते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर स्वर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, आप सभी को ये पता है यहाँ पर कि स्वर की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, बाकी वही आपका लिखा हुआ है। स्वरों की संख्या फिर से आपसे पूछा गया है, तो आप कितनी बताएंगे, आप बताएंगे स्वरों की संख्या होती है 11, ठीक है, 11 स्वर होते हैं। और यहाँ पर आप समझेंगे कि जिन वर्णों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सके या जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है, वे स्वर कहलाते हैं। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, ई, ठीक है। तो इस तरीके से ये होते हैं, ये स्वतंत्र उच्चारण का होता है। टोटल कितने होते हैं, तो टोटल 11 होते हैं, आप सभी को ये बात भी पता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर आपका आ चुका है 12। इसमें कहा गया है स्वरों का उच्चारण स्थान, ठीक है, मतलब स्वरों का उच्चारण आपके, इसके बाद आपसे कहा गया है कि क्या होता है, व्यंजनों की सहायता से होता है, अनुस्वार की सहायता से होता है, अनुनासिक की सहायता से होता है, या बिना किसी की सहायता से होता है। तो आप सभी को पता है कि ये स्वर जो होते हैं ये स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र का मतलब हुआ इन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, इन्हें किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। यही आपको यहाँ पर बता भी दिया गया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न यहाँ पर देखने वाले हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्वर किसका भेद है, संधि, समास, वर्ण या लिंग। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा स्वर जो होता है ये वर्ण का भेद होता है। वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। स्वर जो होता है वो बिना अवरोध के स्वतंत्र होता है और व्यंजन जो होता है वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा आ चुका है अगला प्रश्न, मात्रा के आधार पर स्वर की यहाँ पर बात की गई है। तो चलिए समझ लेते हैं, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं मात्रा के आधार पर, यहाँ पर आप लोग समझिएगा। एक्सप्लेन किया गया यहाँ पर है, तो यहाँ पर समझ लीजिएगा। उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। इसी मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं 3 भेद, देखिए, एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है प्लुत स्वर। 3 स्वर हो गए, ठीक है। आगे देखिएगा, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें कहते हैं ह्रस्व स्वर। जैसे ये 4 आपके होते हैं, आ, ई, उ, ऋ, ये कौन से होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं, एक मात्रिक स्वर कहते हैं इन्हें। दूसरा हमारा है दीर्घ स्वर, जिन स्वरों में उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें कहते हैं दीर्घ स्वर, इन्हें द्विमात्रिक भी कहते हैं। अब कौन से आ जाएंगे, 4 वहाँ पर निकल गए, यहाँ पर आप देख लीजिएगा 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 7 यहाँ पर हो गए, क्योंकि 4 और 7 कितने होते हैं, 11, टोटल 11 स्वर होते हैं। तो 4 वहाँ पर हो गए, तो बचे हुए आपके दीर्घ आ जाएंगे। इनके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, जिसे कहीं पर लिखा आ गया कि बड़ी ई ये कैसा स्वर है, अब वहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपका ह्रस्व या दीर्घ, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर ये दीर्घ स्वर है। इस तरीके से यहाँ पर आपका आ गया है प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय होता है उसे कहते हैं प्लुत।
तीन मात्रा का मतलब जैसे किसी चीज़ को लंबा खींच के हम लोग पढ़ दें। जैसे मान लीजिए कहीं पर कुछ लिखा हुआ है, लिखा है 3 लिखा है जैसे, अब 3 को हम थोड़ा तेज़ पढ़ें, मतलब पढ़ें 3, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम थोड़ा लंबा पढ़ेंगे तो वहाँ पर 3 मात्राएं आ जाएंगी, तो वहाँ पर हो जाएगा आपका प्लुत स्वर। लिखा है क्या, लिखा है कि हिंदी में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, इसका प्रयोग संस्कृत व्याकरण में होता है। तो यहाँ पर आप लोग अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, ठीक है। आगे देखेंगे। अब अगला प्रश्न हमारा जो आपका लिखा हुआ यहाँ पर है, इसको भी समझ लेते हैं। क्या है कि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं। अभी आपने पढ़ा ये स्वर के 3 प्रकार होते हैं, हम आपको बता चुके हैं। ह्रस्व में आपका छोटा, बड़े, छोटा, छोटी, छोटा और इसे ऋषि आएगा, बाकी बचे हुए आपके दीर्घ हो जाएंगे। यहाँ पर आपको वही बता दिया गया, ठीक है। यहाँ पर आप लोग समझिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, लिखा है किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं। दीर्घ की बात की गई, तो देखिएगा ई, ए, ऐ, ओ, औ, तो आपका पहले वाले में ही है, ठीक है। तो ऐसे पहचानने को भी आ जाता है आपका, यहाँ पर ये बता दिया गया यहाँ पर है। अगला प्रश्न आपका जो है, इसमें क्या कहा गया है कि हिंदी में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है। अभी आप पढ़ चुके हैं 4 होती है। कौन कौन से होते हैं, छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ और री से ऋषि, 4 ये हो गए आपके यहाँ पर। इसके बाद देखिएगा आप लोग आगे, यहाँ पर वही आपको बताया गया है, ह्रस्व के बारे में बताया गया 4 होते हैं। देखिए अगर आपको याद नहीं है तो आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। आप बस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा लास्ट तक, आपको सब याद हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है यहाँ पर कि जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है, उनको क्या कहते हैं। 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें कहते हैं दीर्घ स्वर, और दीर्घ वाले को आप लोग और क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं गुरु स्वर कहते हैं उन्हें, ठीक है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे वही बात आपको यहाँ पर बताई गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सीधे हम देखिए, टाइम की बर्बादी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको देखना है और अपनी तैयारी को बेहतर करना है। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप हिंदी अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। और इसके अलावा भी आपको कई वीडियो अभी आपको मिलने वाले हैं। दीर्घ की बात की गई तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि कौन सा दीर्घ स्वर है, ये लिखा हुआ है ना। तो देखिएगा यहाँ पर दीर्घ में तो आपका बड़ा आ जाएगा, ये ए आ जाएगा और ये ओ, ये भी आ जाएगा, क्योंकि ह्रस्व स्वर में खाली आता है। यहाँ पर हो सकता है मिसप्रिंट थोड़ा बहुत हो गया हो, क्योंकि यहाँ लिखा है कौन सा दीर्घ स्वर है, और दीर्घ की बात करेंगे तो यहाँ पर तीनों आ जाएंगे, लेकिन ये एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो इसका एक्सप्लेन देखिए क्या इन्होंने क्या है। इन्होंने इसमें एक्सप्लेन समझाया है कि बड़ा आ जो है वो दीर्घ स्वर है, क्योंकि मूल दीर्घ स्वर आ, ई, ऊ होते हैं। छोटा ऊ जो आपका है वो ह्रस्व स्वर है, और इन्होंने कहा जो ए है और ओ है ये आपके आ जाएंगे संयुक्त स्वर के अंदर। वैसे देखिएगा एक बात मैं आपको बताऊं कि दीर्घ स्वर के अंतर्गत आपका आपने पढ़ा है अभी कि ये सभी आ जाते हैं, बड़ा आ, बड़े ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये भी आ जाते हैं। लेकिन इनके हिसाब से ये जो यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि 2 बार प्रश्न आ भी चुका है, तो ये बता रहे हैं कि जो आपका बड़ा आ है ये तो आपका आ जाएगा दीर्घ स्वर में, लेकिन जो आपके बाकी ये वाले जो हैं ए और ओ, ये आपके संयुक्त स्वर में आ जाएंगे। इनके कहने का मतलब ये है। फिलहाल ये भी गलत नहीं बता रहे, ठीक है। तो आपको ये बात माननी पड़ेगी कि संयुक्त स्वर भी हैं, बात भी सही है। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ याद करनी है, ये जो आपका ए से एड़ी होता है ये किससे मिलकर बनता है। छोटा आ में ई अगर मिलाएंगे तो ए बन जाएगा, और अगर छोटा आ में ओ मिलाएंगे तो हमारा ओ बन जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, तो ये बड़ा हुआ ये नहीं है, बाकी ए, ऐ, ओ और औ ये 4 होते हैं आपके संयुक्त स्वर। यहाँ पर आप समझ सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि ये ठीक है बताया गया आपको है। यहाँ पर लिखा है हिंदी में 11 स्वर होते हैं। देखिए ह्रस्व में कौन से आएंगे, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। दीर्घ स्वर में आएंगे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। और देखिए एक बात और आप लोग देखिए, ये जो आपके लिखे हैं नीचे ये भी आपके दीर्घ स्वर होते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस किया है। मतलब ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर दीर्घ में आ जाए तो आप बड़ा ई, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ लगाएं, लेकिन अगर संयुक्त स्वर की बात की जाए तो आप लोग ए, ऐ, ओ, औ ये चारों को आप लोग लिखें, ठीक है। संयुक्त में आप लोग करें तो आपका बेहतर होगा।
कोई दिक्कत नहीं आपको। ये देखिए, अगर हम छोटे आ में अगर हम ई जोड़ें तो आपका क्या बन जाएगा, आपका ए बन जाता है। और अगर हम लोग क्या करें, छोटे आ में अगर हम लोग ए जोड़ें तो हमारा बन जाएगा ए। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पर बन जाता है। ये देखिए, याद करते जाएगा आप लोग, क्योंकि मैं आपको बीच बीच में इसलिए बता रहा हूँ 2-3 बार, ताकि आपको याद हो जाए। तो दीर्घ और संयुक्त में आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, जितने भी दीर्घ संयुक्त होते हैं ये सभी दीर्घ में आते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पर आप लोग प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। आपको पता है प्लुत स्वर होता है ये, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। यहाँ पर आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ये लिखा है ओम, तो इस ओम को कैसे पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं ओम। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा आ चुका है 22 नंबर। ठीक है, प्लुत स्वर कौन सा है, तो प्लुत की बात यहाँ पर की गई है। बताइएगा कौन सा आपका हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ओम। ठीक है, ये हो जाएगा। ये बिल्कुल शुद्ध लिखा है, बाकी सभी अशुद्ध आपके लिखे हुए हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ये लिखा हुआ है कि ये प्लस स्वर है, शेष वर्तनी दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है, मतलब गलत है बाकी सभी। आगे देखिएगा इसके बाद में, अब देखिएगा यहाँ पर जो आपका प्रश्न है ये देखिएगा, संधि संयोग के आधार पर स्वर निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा है संयुक्त स्वर किसे माना गया है, बड़ा आ, बड़ा ओ, बड़ी ई या ए। तो हम बताएंगे ए किससे मिलकर बनाता है, छोटा आ प्लस ए। ठीक है, इससे मिलकर बनता है ए, और ये संयुक्त स्वर है क्योंकि ये दो स्वरों से मिलकर बनता है। आगे देखिएगा, ये सभी प्रश्न आपके कई एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, और ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट भी हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको समझाया गया है कि ए को संयुक्त स्वर माना जाता है, और संयुक्त स्वर में ए ओ और औ आते हैं। अब इनका देखिएगा कैसे, ये इनका विच्छेद कैसे होता है। जैसे अगर हम छोटा आ में छोटी ई मिलाएंगे तो ए बनेगा, और छोटा आ में अगर ए मिलाएंगे तो ए बन जाएगा। इसी तरीके से छोटा आ प्लस ओ तो ओ, और छोटा आ में ओ मिलाएंगे तो ओ बन जाएगा। तो ये चारों आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, आपको चारों को आपको ध्यान रखना है। और ये लिखा है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ, ऋषि ऋषि, इनको मूल स्वर माना जाता है, ह्रस्व स्वर या मूल स्वर। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हम लोग स्वरों के बारे में बात करते हैं। आपको पता है हिंदी में टोटल मतलब वर्णमाला के बारे में टोटल 52 अक्षर हैं, तो इन्हीं के बारे में हमें चर्चा करनी यहाँ पर है। आगे देखिएगा, ये क्या है, कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, यही प्रश्न आपका लिखा हुआ है ना। ठीक है, देखिएगा जैसे उन्होंने बताया कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ और ओ, तो ये नहीं है मूल दीर्घ स्वर। बाकी बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ ये आ जाएंगे। अब अगर आप सोच रहे होंगे ये किस में आएगा, तो इनके हिसाब से यहाँ पर आ रहा है संयुक्त स्वर के अंतर्गत। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये आपके ऊपर लिखे हुए ये सभी क्या हैं, ये सभी हैं संयुक्त स्वर। आगे देखिएगा यहाँ पर समझिएगा आप लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ओ जो होता है ये मूल दीर्घ स्वर नहीं होता है, यह संयुक्त स्वर होता है। हिंदी में स्वर जो होते हैं वो 11 होते हैं, ह्रस्व के अंतर्गत आपके 4 आते हैं। कौन कौन से, छोटा, छोटी, छोटा ओ, ऋषि ऋषि। दीर्घ स्वर के अंतर्गत आपके देखिएगा यहाँ पर बताया बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ओ, ये मूल दीर्घ स्वर होते हैं। बात समझ गए आप लोग। वैसे दीर्घ स्वर तो आपके बाकी सभी होते हैं, लेकिन अगर हम मूल की बात करेंगे, ठीक है, तो मूल में आपके यही आते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, और बस 3 ही आपके होते हैं। अब संयुक्त की बात करेंगे तो 4 होते हैं, आपको पता है, ये छोटा आ प्लस ए से मिलके ए ओ औ। आगे देखिएगा आप लोग यहाँ पर, और देखिए आप लोग कई बार इनको लगातार पढ़ रहे हैं ना, तो ये आपको आपके दिमाग में बिल्कुल पैक हो जाएंगे। ठीक है, कोई समस्या आपको यहाँ पर नहीं होने वाली। यहाँ लिखा है मुख विवर खुलने के आधार पर स्वर। अब मुख के खुलने के आधार पर स्वर के बारे में बात करेंगे। 25 नंबर में लिखा है इनमें से संवृत स्वर कौन सा है। संवृत की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा बड़ी ई। बड़ी ई जो आपका हो जाएगा वो कैसा होगा, संवृत हो जाएगा। चलिए समझ लेते हैं संवृत क्या होता है। संवृत स्वर या ऊंचा स्वर ऐसी स्वर ध्वनि होती है जिसमें बिना व्यंजन की ध्वनि बनाए जीवा को मुंह में जितना संभव हो सके उतना ऊंचा और ताल उससे समीप रखा जाता है। मतलब जीभ जो आपकी होती है वो आपके तालू के समीप पहुंच जाती है, ई
आप पढ़ के देखेंगे, कह के देखिएगा तो किस तरीके से आपका ये होता है, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है विवृत में क्या होता है, तो विवृत के अंतर्गत आप लोग को यहाँ पर क्या मिलेगा यहाँ पढ़ने के लिए कि विवृत स्वर या निम्न स्वर ऐसी ध्वनि होती है जिसमें जीवा को मुख में जितना संभव हो सके उतना नीचे और तालु से दूर रखा जाता है। जैसे आ, तो बड़ा आ है, मतलब पूरा मुंह खुल जाएगा बड़े आ में। विवृत का मतलब ये आप समझिएगा। आगे देखिए क्या लिखा हुआ यहाँ पर है। आगे है कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। जीभ के आधार पर बात की गई यहाँ पर है। देखिए जीभ के 3 पार्ट के लिए आते हैं, इस तरीके से आपकी जीभ होती है, ठीक है। इसका अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। ये जीभ के 3 भाग होते हैं, अग्र होता है, मध्य होता है, पश्च होता है। लेकिन आपका विवृत जो होता है ये मुँह खुलने के आधार पर होता है, तो डी वाला आपका नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर ये देखिएगा, इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि विवृत स्वर जीभ के भाग के आधार पर हिंदू स्वरों के अंतर्गत नहीं आता है। विवृत जो आपका होता है वो मुंह खुलने के आधार पर होता है। जीवा के उत्थापित होने या उसकी क्रियाशीलता के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं जीभ के आधार पर, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। यहाँ पर बताया गया है कि विवृत जो होता है स्वर, ये क्या होते हैं, वे होते हैं जो उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है। जैसे बड़ा आ, बड़ा आप कहेंगे तो आपका मुंह पूरा खुल जाएगा आ, ठीक है, इस तरीके से, तो वो आज आपका हो जाएगा विवृत। और लिखा है यहाँ पर कि मुख खुलने के आधार पर स्वर होते हैं 4 प्रकार के, ये भी आपको ध्यान रखना है। विवृत, अर्धविवृत, अर्धसंवृत, संवृत। मतलब विवृत का मतलब पूरा मुंह खुल जाए, अर्धविवृत का मतलब होता है आधा मुंह खुले। आगे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया आपसे कि अर्धविवृत कौन सा है, 27 नंबर में प्रश्न आपका है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका अय हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, अय। दिए गए विकल्प में से अय जो होता है वो क्या होता है, अर्धविवृत आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा विवृत क्या होता है, जिसमें मुख द्वार पूरा खुलता है, मुंह पूरा खुलता है, जैसे बड़ा आ हो जाएगा, इतना तो आप बता देंगे, बड़ा आ हो जाएगा, ठीक है, विवृत में। अर्धविवृत में क्या आएगा, जिन स्वरों में मुख द्वार आधा खुलता है, जैसे आ, अय, औ, औ, ये 4 आपके इसमें आ जाएंगे। अर्धसंवृत में क्या होता है, जिन स्वरों में उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, इसमें आधा खुलता है, इसमें आधा बंद रहता है, जैसे ए ओ, तो इसे आप लोग अर्ध वाले में आ सकते हैं आप लोग ओए, नहीं कहते ओए कहाँ जा रहा है, तो ओए आप कहेंगे ओए, तो ओ ए, ये आपका आ जाएगा अर्ध समृत में। और जो समृत आपका होता है इसके लिए आप लोग याद रखेंगे सुई, क्या याद करेंगे, सुई। तो कैसे, जैसे समृत है, समृत सा से मतलब सुई है, सुई से सा से समृत हो गया। अब ऊ हो गया तो ऊ से ऊ और ई से ई। तो अगर आप लोग सुई को याद करेंगे तो सुई से आपको पता लग जाएगा कि समृत के अंतर्गत आपके छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी बड़ी आएगी। अगर अर्धविवृत को आप देखेंगे तो इसके यहाँ पर कहेंगे ओए, तो ओ और ए आ जाएगा। अब विवृत की बात करेंगे तो मुँह पूरा खुल जाएगा, बड़ा, और बाकी बचे हुए वो आपके आ जाएंगे अर्धविवृत में। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको तरीका बताया, उससे आप लोग आराम से याद कर सकते हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपका है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के बारे में यहाँ पर बात की गई है। निम्नलिखित में से कौन से मूर्धन्य व्यंजन हैं, मूर्धन्य व्यंजन की यहाँ पर बात की गई, पा, फा, डा, ढा, इस तरीके से। तो मूर्धन्य के बारे में आपको पढ़ चुके आप लोग हैं, ठीक है। जो आपका टा वर्ग होता है वो होता है आपका मूर्धन्य में, टा वर्ग, जिसमें आपके आते हैं टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा मूर्धन्य में। यहाँ पर आपको समझाया गया है कि जो मूर्धन्य आपके होते हैं वो आपके 5 होते हैं, ठीक है। ये मूर्धन्य है, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, और ये आपका शा वाला जो है ये भी आपका मूर्धन्य में आता है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से का वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो का वर्ग में आपको पता है कंठ है, का वाला, तो का के लिए क्या है, कंठ, आप सभी को याद होना चाहिए। अगला यहाँ पर देखेंगे हम लोग, ये आपको समझाया गया है, ठीक है, कि जो स्पर्श व्यंजन होते हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ स्थानों से बोले जाते हैं। जैसे कंठ से क्या बोला जाएगा, का, खा, गा, घा, ड़ा, तालु से चा, छा, जा, जा, या, मूर्धन्य से मूर्धा तो टा, ठा, डा, डा, ठीक है, ये वाले। दंत वाले से ता, था, दा, धा, ना, ओष्ठ से पा वाले, ठीक है। तो ये सभी आपके 5 वर्ग हो गए। अंतस्थ में यारा लावा, यारा लावा कैसे याद करेंगे, यारा लावा। और उसमें शा, ये होता है शा, दूसरा वाला होता है शा, और तीसरा होता है सा और हा।
तो ये 4 होते हैं, ठीक है। शा, शा, सा, हा। और क्या होता है, हिंदी के टीचर आपको ऐसे पढ़ा जाते हैं, वो कहते हैं सपेरा वाला सा, षटकोणा वाला सा और घुंडी वाला शा, ठीक है। इस तरीके से लोग बता जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये जो आपका शा होता है इसमें से जीभ आपकी थोड़ी ऊपर लगती है आगे, ठीक है, शा। और जो आपका अगला लिखा है वो होता है आपका जीभ और भी अंदर जाएगी, शा, इस तरीके से। और सपेरा वाले में सा, सिंपल से निकलेगा सा। और ये हा, ये सभी ऊष्म व्यंजन होते हैं। यारा लावा, अभी आप पढ़ चुके हैं, ये कैसे हैं, अंतस्थ व्यंजन है यारा लावा। प्रैक्टिस के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिस आप इससे आराम से कर सकते हैं। ऊष्म के लिए शा, शा, सा, हा। दंत के लिए ता वर्ग आ जाएगा और ला सा आ जाएगा, ला सा, ला सा, ठीक है। दंत में ला और सा दोनों आ जाएंगे। तालव्य की बात करेंगे तो चा वर्ग और या शा। तो ये अक्षर जो आपके अलग से लिखे हैं ना, चा वर्ग तो आता है, साथ में या और शा जो आता है ये भी तालव्य में आता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, मतलब मूर्धन्य होता है। तो मूर्धन्य की बात करेंगे तो हम पढ़ चुके हैं, आपका है टा वाला आपका पूरा वर्ग होता है। इनमें ढूंढिएगा टा वाला कहाँ है, आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो आपका यही हो जाएगा, ठीक है। कोई आपकी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है। शाप का आ जाएगा, इसमें ऋ आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप लोग कह सकते हैं इसे ऋषि, ऋषि लिखते हैं तो ऋषि ऋषि ऋ होता है और शासकमा वाला बनता है, तो दोनों आ गए आपके इसमें। और टा वर्ग पूरा आपका आ जाएगा मूर्धन्य में, ऋषि वाला इसी में आ जाएगा बस। फिर से आपको दे रखा है, आपको ये इतनी बार इसलिए दे रखा है, देखिए पहली बात तो आपको ये बताया गया है कि ये कई एग्जाम में प्रश्न घुमा घुमा कर आ गए हैं। दूसरी बात ये है कि आपको ये दोबारा मतलब ये लगातार आपको बार बार वही चीज़ें रिपीटेड हो रही हैं, तो इससे ये है कि आपकी प्रैक्टिस बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। किसी भी एग्ज़ाम का आप पेपर देने वाले हो, ठीक है, कोई समस्या आपको नहीं आने वाली हिंदी में। जैसे मूर्धन्य की बात करेंगे तो आपका टा वर्ग आ जाएगा पूरा, तो साथ साथ में ऋषि ये भी आ जाएगा। तालु की बात करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका चा वर्ग पूरा आएगा, शा भी आ जाएगा, हा भी आ जाएगा। अगर दंत की बात करेंगे तो ता था दा ये तो दंत में आते हैं, साथ में आपका सा आ जाएगा। और कंठ की बात करेंगे तो का खा गा ये तो आते हैं, साथ में आपका छोटा आ जो आपका होता है वो कंठ में आता है, ठीक है। छोटा आ किस में आता है, कंठ में आता है आपका। 32 नंबर में आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। क्या पूछा गया आपसे, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, देखिएगा क्या हो जाएगा आपका, कंठ, ठीक है। इसमें आप लगा कि कंठ में पता क्या क्या आता है, कंठ में का वर्ग तो आ जाता है, आ और हा, और जो विसर्ग आपकी होती है आहा, ये आपके 4 आते हैं इसमें विसर्ग में, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए, छोटा बड़ा और हा और आहा, ये 4 आपके आते हैं कंठ में, याद होगा आपको। फिर से देखिएगा, फिर से आपको वही चीज़ रिपीट हो रही हैं। कंठ में क्या आएगा, एक तो का वर्ग आएगा, इसके अलावा में छोटा बड़ा और हा और आहा ये लिखा है, ये सब आपका आता है कंठ में। ओष्ठ में क्या आता है, पा वर्ग। और देखिए आप बोलेंगे ऊ ऊ, तो ऊ करने पर आपका क्या होता है, ये ओंठ जो आपके होते हैं बिल्कुल गोल आते हैं, ऊ ऊ इस तरीके से करते हैं आप, तो ये आपका हो जाएगा, ओंठ से बोलते हैं ना हम लोग ऊ ऊ, तो ये ओष्ठ आपका हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत आप लोग बोल के भी देख लीजिएगा, समझ जाएंगे आप लोग। जैसे यहाँ पर चा वर्ग आपका जो है आपका ये तालव्य में आता है। अब इसके बाद में क्या क्या आता है, तो ई और या शा होता है, ये था नहीं, या और शा ये 4 होते हैं, ई या शा, क्या कहेंगे आप लोग, तालव्य में ई या शा, ई या शा, इस तरीके से। अब होता है अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब जो आपका जिसमें, जैसे इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो जो आपके एन वाले होते हैं अक्षर वो सभी आपके इसमें आ जाएंगे। जैसे स्पर्शी व्यंजन के पंचम अक्षर, जैसे अंग, 5वां अक्षर जो आपका होता है, अंग की बिंदी वाले अक्षर वो सभी आपके इसमें आ जाएंगे, ठीक है। अनुनासिक में आपके सभी आ जाएंगे। इसके बाद में आप लोग देखेंगे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है, तालव्य नहीं है। तो देखिए आपका चा वाले आपके तालव्य होते हैं, चा हो गया, अच्छा हो गया, जा हो गया, ये हो गया तालव्य, और का हो गया आपका कंठ। आगे देखिएगा यहाँ पर, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि दिए गए वर्णों में से का वर्ण कंठ है, जबकि चा, छा, झा ये तालव्य हैं। तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले तालव्य कहलाते हैं। जैसे छोटी ई, बड़ी ई, या शा, ई या शा और चा वर्ग ये आपके होते हैं तालव्य में। अब तो आपको याद हो गए होंगे। यहाँ पर आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है, मतलब कंठ और ओष्ठ इन दोनों को मिला के आपसे यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो आप क्या बताएंगे, आओ। कैसे, जैसे औ जो होता है ये बनता किससे है, ये बनता है छोटा आ से
और किससे बनता है, ओ से बनता है। देखिएगा, अब आपको यहाँ पर देखना है कि ये जो आपका अ होता है ये दो अक्षरों से बनता है, छोटा आ से बनता है और किससे बनता है, अ से बनता है। अब हमें यहाँ पर दो चीज़ें देखनी है। छोटा आ जो आपका होता है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ। और जो आपका होता है ओ, तो जब आप ओ बोलेंगे, ओ आप लोग बोल के देखिएगा तो आप ओष्ठ से बोलेंगे ओ, ठीक है, मतलब ओ। तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो हो जाएगा आओ, तो इसके लिए कंठोष्ठ आ जाएगा। तो इनको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा कंठ की ध्वनि आ गई, फिर से वही बात, कंठ में का वर्ग आ जाएगा, आ और हा और आहा, ये चार आते हैं इसमें। इसके अलावा तालव्य में क्या आता है, ई और याशा, ये चारों आते हैं। उच्चा वर्ग तो आपका आ ही जाएगा। मूर्धन्य में टा वर्ग आएगा और ऋषि आएगा, शा आएगा और ऋषि ये भी आएगा, ठीक है। दंत की बात करेंगे, दंत में ता वर्ग आएगा और लासा आएगा, ठीक है। ये यहाँ पर रा भी लिखा है, रा लासा दंत में। इसके अलावा देखें ओष्ठ में देखिएगा पा वर्ग आएगा आपका, छोटा हो बड़ा हो ये भी आ जाएंगे, छोटा हुआ है बड़ा हुआ है ये भी आ जाएंगे, ठीक है। कंठ तालव्य में देखिएगा ए कैसे आया, थोड़ा इसके चर्चा कर लेते हैं। जैसे ए अगर देखेंगे बनता है छोटा आ प्लस ई से, ठीक है। छोटा आ प्लस छोटे ई से बनता है कौन सा, ए बनता है। अब देखिए छोटा आ का होता है कंठ और छोटी ई का होता है तालव्य, तो कंठ और तालव्य इनको मिलाएंगे आपस में तो आपका हो जाएगा कंठ तालव्य। अब आप लोग यहाँ पर समझ पाए होंगे कि ये कैसे हो रहा है। ऐसे यहाँ पर ओ औ इसका मैं आपको बता चुका हूँ, इसका हो जाएगा कंठोष्ठ। तो ये भी आपको दोनों ये भी ध्यान रखने हैं। इसके बाद में आप लोग आगे देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कंठ तालव्य दीर्घ स्वर कौन सा है। तो कंठ तालव्य का मतलब कौन सा यहाँ पर आ जाएगा, 35 वाले में देखिएगा तो आपका हो जाएगा ए। कैसे, ए जो आपका होता है वो छोटा आ और छोटे ए से मिलकर बनता है, ये कंठ ये तालव्य। और ये जो अ होता है ये आ जाएगा कंठोष्ठ। कौन सा हो जाएगा, कंठोष्ठ। आगे देखिएगा, फिर से आपको वही बात बताई गई है कि ए जो होता है वो कंठ तालव्य होता है, ए दोनों जो होते हैं वो कंठ तालव्य होते हैं, ओ जो होते हैं वो दोनों कंठोष्ठ होते हैं। छोटा ओ बड़ा होता है ओष्ठ होता है, आ होता है कंठ और ई होता है तालु और ऋषि होता है मूर्धन्य। यहाँ पर देखिएगा कौन कर्ण वर्ण ओष्ठ नहीं है, तो ओष्ठ वाला कौन सा नहीं है ये आपको बता देना है। देखिए ये जो आपका होता है ओष्ठ में पा वर्ग आता है, पूरा पा वर्ग आता है। तो पा वर्ग में पा फा बा भा मा ये भी होता है, छोटा हो बड़ा हो ये भी आता है ओष्ठ में, पा फा बा तो बा भी आता है, ये बड़ा आ नहीं आता है, ठीक है। ओष्ठ में ये किस में आता है, बड़ा आ हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस में आता है, कंठ में आता है। आगे देखिएगा ये लिखा है बड़ा आ जो होता है ये कंठ ध्वनि होती है और छोटा हो बड़ा हो ये होती है और पा वर्ग ये होता है ओष्ठ ध्वनियाँ। अब तो क्लियर हो गया होगा आपको। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक है, इतनी देर हो चुकी है, लगभग 38 मिनट का वीडियो बन चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग इसे लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आप ये मत समझिएगा कि इसमें हमें टाइम कितना लग रहा है, आप यहाँ पर ये देखिएगा कि आपको एक ही बार में सब कुछ बिल्कुल क्लियर होता हुआ जा रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कंठ वर्ण कौन सा है, तो कंठ की बात करेंगे तो छोटा आपका कंठ में आ जाएगा। अगर हम छोटी ई और बड़ी ई की बात करें तो ये कौन से हो जाएंगे, छोटी बड़ी ये आ जाएंगे तालु में। कौन से आएंगे, तालु। और छोटा हो किस में आएगा, ओष्ठ में। अब तो आपको याद हो गया होगा ना। यहाँ पर आप देखिएगा ये प्रश्न जो आपके हैं देख लीजिएगा आप लोग। देखिए D++ में आया है, TGT में, और इसके बाद में वीडियो में भी आया हुआ है, ठीक है। तो सभी प्रश्न आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। छोटी बड़ी चाचा जाजा यहाँ मतलब चा वर्ग और छोटी बड़ी ये सभी आपके आते हैं तालव्य में। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे वही बात रिपीटेड लगातार हो रही है ताकि आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। कंठ में का वर्ग आ जाएगा पूरा और छोटा बड़ा आ जाएगा। मूर्धन्य में क्या आएगा, टा वर्ग पूरा आएगा, साथ साथ में ऋषि आएगा। ओष्ठ में क्या आएगा, पा वर्ग पूरा आएगा, साथ में छोटा बड़ा हुआ आएगा। तालव्य में क्या आएगा, चा वर्ग पूरा आएगा, इसके अलावा ई और या और शा ये भी आपके इसमें आ जाएंगे। इसके बाद में आप लोग आगे चलेंगे। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या है प्रश्न आपका कि जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। आप सभी को पता हो चुका है कि जीवा के आधार पर आपके स्वर जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अग्र मध्य पश्च। अब वही बात आपको यहाँ पर मिल रही है, कौन कौन से, अग्र मध्य और पश्च। अग्र में कौन कौन से आएंगे, ई
ए ए। आप अपनी जीभ को देखिएगा कहाँ पर आपकी जीभ है जो आप कह रहे हैं। आप कहें ई ए ऐ, तो सब में आपकी जीभ नॉर्मल सी जगह पर बिल्कुल है, बिल्कुल मतलब त्रिकस कह सकते हैं आप लोग कि आपका बाहर से ही आपकी आवाज़ निकल रही है, इसलिए यहाँ पर कहा गया अग्र स्वर। मध्य में आप छोटा आकेंगे आ, तो ये मध्य में आएगा। और पश्चिम में आ उ ओ औ, तो इस तरीके से आप जब देखेंगे, ठीक है, बोल के भी आप लोग देखते रहिएगा तो आपको पता होता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है, ओष्ठ वाला कौन सा है, तो एक तो पा वर्ग आता है और छोटा वो बड़ा हुआ आता है, तो ये आ जाएगा आपका। ये छोटा बड़ा ये कंठ में आएगा, छोटे ही आएगा तालु में, वही आपको यहाँ बता दिया गया। देखिएगा छोटा बड़ा किस में आता है, कंठ में, छोटी बड़ी तालु में, ऋषि ऋषि आपका मूर्धन्य में, साथ में शा भी आएगा। ओष्ठ में क्या आएगा, छोटा हो बड़ा हो, कंठ तालव्य में ए ऐ और कंठोष्ठ में ओ औ। क्लियर। यहाँ पर कहा गया कंठ तालव्य में, तो कंठ तालव्य की बात करेंगे तो ए ऐ आएगा और कंठोस्थ में कौन सा आएगा, ओ औ आ जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर ये बताया गया है कंठ तालव्य में ए ऐ आता है, छोटा ओ बड़ा ओ का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है, रा शा का उच्चारण मूर्धन्य होता है, ऋषि ऋषि रा नहीं, ठीक है, ऋषि ऋषि और शा का होता है मूर्धन्य, ऋषि ऋषि आता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। छोटा बड़ा का क्या होता है, कंठ होता है। आगे देखिएगा यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है, यहाँ पर आपसे कहा गया है कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य होता है, तो इसका होता है ऐ का, ठीक है। ऐ किससे बनता है, तो ऐ के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐ होता है आ प्लस ए से मिलकर बनता है ऐ। और इसके अलावा में आपको ये सभी अच्छे तो पता ही है, आपको पहले से ही है। आगे देखिएगा इसके बाद में आपका है 43 नंबर, ठीक है, 43 नंबर। यहाँ पर जो आपका प्रश्न लिखा हुआ है ओ औ, ये किस प्रकार के वर्ण हैं, तो एक कंठोष्ठ है। अब यहाँ पर आपका प्रश्न आ चुका है, ठीक है। ये यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि अनुनासिकता के आधार पर स्वर की बात यहाँ पर की गई है, ठीक है। देखिएगा अगला प्रश्न नंबर 44। जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है, उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्र बिंदु। यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है, उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जिसका ये आपको चिन्ह दे रखा है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा नाक और मुंह, ठीक है। अनुनासिक क्या होता है कि ध्वनि जो होती है वो मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है। यहाँ पर आप देखेंगे वही बात आपको यहाँ पर बता दी गई है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है। संभावित, संभावना, संभव, संभालना। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा, ठीक है, संभालना। आगे देखिएगा यहाँ पर आपको बताया गया है कि निम्नलिखित में से संभालना शब्द में अनुनासिकता है। अनुनासिक स्वरों की विशेषता क्या होती है कि इनके उच्चारण में जो आवाज़ होती है, ध्वनि होती है, वो नाक से कम और मुख से अधिक निकलती है। हिंदी में यह विशेषता चंद्र बिंदु के रूप में दर्शाई जाती है। चंद्र बिंदु प्रायः तद्भव रूपों में प्रयुक्त किया जाता है, तो संभालना हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न आपका है कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं। तो वही आपका है कि मुख के साथ साथ में नाक से भी निकलती है, तो कहते हैं अनुनासिक। अगला देखिएगा यहाँ पर आपको बताया गया है कि जैसे ये लिखा हुआ है ठीक है, ई इस तरीके से होता है, और होता है निरनुनासिक। तो इसका मतलब होता है कि जो हवा सिर्फ मुंह से निकले, केवल मुंह से निकलती है, उसे कहते हैं निरनुनासिक, जैसे आ ई, ठीक इस तरीके से। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें कहते हैं निरानुनासिक, ठीक है। क्या कहते हैं,
निरानुनासिक। यहाँ पर आपको बताया गया है कि जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें हम लोग कहते हैं निरानुनासिक। अनुनासिक स्वरों मतलब के उच्चारण में हवा जो होती है मतलब ध्वनि जो होती है वो मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। दोनों बातें आप सभी को अच्छी तरीके से यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। इसके अलावा में आप लोग आगे देखेंगे यहाँ पर आप लोग प्रश्न को देखिएगा। 49 नंबर आपका आ चुका है कि ओंठों की आवृत्ति के आधार पर स्वर, ओंठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन अवृत्तमुखी स्वर है। यहाँ पर आपका हो जाएगा ई, ठीक है। क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे इसके टाइप, ओंठों की आकृति के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा गया है, अवृत्तमुखी और वृत्तमुखी। तो अवृत्तमुखी की बात करेंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं उन्हें अवृत्तमुखी। देखिए आ का मतलब होता है नहीं, ठीक है। तो अवृत्तमुखी का मतलब होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ वृत्तमुखी मतलब गोल नहीं होते हैं, जैसे अ, आ, ई, ए। तो ये होते हैं आपके अवृत्तमुखी। जो बचे हुए आपके होंगे जे ऊ, ओ, तो आप अगर इनको कह के देखेंगे तो आपका मुंह गोल हो जाएगा, तो इन्हें कहते हैं वृत्तमुखी। तो जिनके हिसाब से आपको चलना है कि अगर होंठ जो आपके हैं अगर ये गोल हो जाए बिल्कुल तो आपका हो जाएगा वृत्तमुखी, अगर ये गोल ना हो तो आपका हो जाएगा अवृत्तमुखी। इसके बाद आप लोग अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। 50 नंबर है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। यह आपका हो जाएगा पश्च संवृत्त। कैसा हो जाएगा? पश्च संवृत्त। यहाँ पर देखिएगा, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ और ऊ ये होते हैं पश्च संवृत्त स्वर होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का पश्च भाग कार्य करता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। इन्होंने बता दिया है, जैसे आ, ऊ, ओ, ठीक है, इस तरह होते हैं पश्च स्वर। और संवृत्त उन स्वरों को कहते हैं जिनमें लगभग जो होता है मुख द्वार आपका लगभग बंद होता है, जैसे ई आएगा। सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। लिखा है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है। तो देखिए, स्वर जो होता है वो ह्रस्व भी होता है, दीर्घ होता है, प्लुत होता है, ठीक है। ये आपके सभी हो जाएंगे। संयुक्त मिलेगा आपको लेकिन द्वैत तो नहीं मिलेगा। आगे यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ आपको बताया गया है कि दिए गए विकल्पों में से द्वैत स्वर का वर्गीकरण नहीं है। ह्रस्व में कौन कौन से आते हैं? आ, ई, उ और दीर्घ। दीर्घ में कौन कौन सा आता है? आ, ई, उ। संयुक्त के अंतर्गत 4 आते हैं, ए, ऐ, ओ, औ। इसके अलावा में आपको यहाँ पर ये बताया गया है एक मात्रिक, द्विमात्रिक। तो देखिए, एक मात्रिक में वही आएंगे जो ह्रस्व में आते हैं, द्विमात्रिक में वही आएंगे जो दीर्घ में आते हैं, और प्लुत स्वर की बात करेंगे तो इसमें 3 जो होते हैं अंक का क्या लिखा है कि इसके लिए 3 का अंक लगाया जाता है। त्रिमात्रिक, जैसे हम किसी चीज़ को थोड़ा सा लंबा खींच के पढ़ते हैं, जैसे हम कहते हैं ओम, ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ते हैं, वहाँ पर प्लुत होता है। यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न नंबर आपका आ चुका है 52 नंबर। इसमें कहा गया है कि हिंदी वर्णमाला की ऋ ध्वनि है। तो आप सभी को पता होता है ऋ से जो आपका होता है ये स्वर होता है। यहाँ पर आपको वही बताया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, आपका यूपीएसआई में पूछा गया था ये प्रश्न। क्या लिखा है कि ओष्ठ्य अल्प प्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में आपको जानकारी अगर अभी नहीं है तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ पहले। यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे, यहाँ पर आपके व्यंजन लिखे हुए हैं जिसमें आपको एक तरफ आपको रखे हैं सभी वर्ग। जैसे का वर्ग में का, खा, गा, घा, अड़ा आता है। तो आपने क्या करना, सबसे पहले आपको गिनती लिख लेनी है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमने ऊपर गिनतियाँ लिख दी हैं सबके ऊपर, 1 2 3 4 5। अब आपको यहाँ पर ये हिसाब लगाना है कि जो आपका अल्प प्राण और महाप्राण कौन कौन सा हो जाएगा। तो देखिए, अल्प प्राण में आपका कौन कौन सा आएगा, 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर में।
जो भी आपके शब्द लिखे हुए हैं 1 नंबर के, 3 नंबर के, 5 नंबर के, वो आते हैं अल्पप्राण में। ठीक है, याद कर लिया आपने। अल्पप्राण में क्या क्या आएगा? 1, 3, 5 ये आता है अल्पप्राण में। अगर हम लोग यहाँ पर महाप्राण की बात करेंगे तो महाप्राण में आपका कौन कौन सा आएगा? महाप्राण की बात कर लीजिएगा यहाँ पर, तो आपका आएगा 2 और 4, ये आपका आ जाएगा महाप्राण में। ठीक है, पूरी लाइन की बात की गई है। जैसे और इसके अलावा में देखिए नीचे देखिए लिखा है अघोष, तो अघोष में कौन कौन सा आता है? 1 नंबर, 2 नंबर आता है अघोष में, और सघोष में आता है 3, 4, 5। तो अल्पप्राण, महाप्राण और अघोष, सघोष, इसके बारे में अगर आप लोगों ने यहाँ पर समझ लिया है तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, आप लोग आसानी से यहाँ पर समझ जाएंगे। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। अब हम लोग अपनी प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमसे कहा गया था कि ओष्ठ अल्पप्राण घोष वर्ण कौन सा है? पहली बात तो इसका उच्चारण क्या है? ओष्ठ है, और है क्या? अल्पप्राण। अल्पप्राण में कौन कौन से आते हैं? 1, 3, 5। और ओष्ठ में कौन सा आता है? पा वर्ग। ठीक है, जो आपका पा वर्ग होता है वो आता है ओष्ठ में, और 1, 3, 5 आपका आता है अल्पप्राण में। ठीक है, और इसमें क्या कर रखा है? और इसमें कर रखा है घोष। ठीक है, देखिएगा घोष आपको पता है 2 टाइप के होते हैं, सघोष और अघोष। तो नंबर जो अगर खाली हो घोष तो इसका मतलब ये पूछ रहा है सघोष वाला। ठीक है, ये कह रहा है सघोष। सघोष में कौन कौन सा होता है? 3, 4, 5। तो ये आपको बताना है कि अब कौन सा आ जाएगा। तो देखिए पा वाला आपका होगा नहीं इसमें, क्योंकि पा वाला नहीं होगा। पा के बाद क्या होता है? फा, ये भी नहीं होगा। फिर बा, भा, मा, इनमें से कोई एक होगा। अब इनमें से कौन कौन सा होगा? तो आपको ये देखना है इसमें कि एक तो या तो आपका 3 वाला मिक्स हो रहा है। ठीक है, देखिए 3 वाला आपका यहाँ पर मिक्स हो रहा है। तो यहाँ पर आपका 3 वाले में पा, फा, वा के बाद आता है बा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा बा। ओके, यहाँ पर आप सभी लोग समझ गए होंगे। इसके बाद आगे देखिएगा आप लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा वर्ण दे रखे हैं। जैसे इन्होंने भाव बताया, यहाँ पर है ओष्ठ, महाप्राण, घोष, मैंने अभी आपको बता दिया है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग प्रश्न को देखेंगे, क्या है कि तालव्य ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं। अगर हम लोग यहाँ पर तालव्य की बात कर लें तो आपका चा वर्ग होता है। ठीक है, कौन सा होता है आपका? चा वर्ग होता है। और इसके अलावा में क्या होता है? या होता है, शा होता है, ई और ई ये होते हैं। ठीक है, पूरा आपका चा वर्ग होता है, ई या शा होता है। अब इनमें से इन्होंने पूछा है कि तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो बताएगा आप लोग यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो एक तो हो जाएगा चाछा और जाझा, ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा डी वाला, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, आगे देखिएगा, वही आपको यहाँ बता दिया गया है। यहाँ पर आप लोग समझेंगे कि निम्न में से चा वर्ग जो होता है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? चा वर्ण। तो चा का आपका होता है तालव्य। आगे देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि तालव्य की बात करेंगे तो आपका चाचा जाजा वाला, कंठ की बात करेंगे तो काखा गाघा, मूर्धन्य की टाठा डाढ़ा। ठीक है, और दंत की ता था दा। इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे, क्या लिखा हुआ है? निम्न में से पा वर्ग की बात की गई है, तो पा हो जाएगा आपका ओष्ठ। ठीक है, ये बी वाला आपका यहाँ पर हो जाएगा। वही बात यहाँ पर आपको दे रखी है, तो आप पढ़ लेंगे इसे अपने आप। इसके बाद यहाँ पर देखा है त्रा। ठीक है, तो ये त्रा जो होता है ये किसके योग से बनता है? तो ता और दा के योग से बनता है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर सी वाला आपका बन जाएगा। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे देखेंगे आप लोग इसके बाद में अगला। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 58 नंबर में क्या कहा गया है? निम्न में से उच्चारण की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? असंगत आपसे पूछा गया है। देखिएगा, जैसे यहाँ पर लिखा है ना, तो ये ना किस में आता है? पा वर्ग में आता है। पा, फा, बा, भा, मा। नहीं, ये ना नासिक किससे हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पर ये ना इसमें नहीं आएगा। इन्होंने कहा क्या है पहले ये समझिएगा। इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित में से उच्चारण की दृष्टि से असंगत कौन सा है? देखिए, ये आता है दंत वाले में आता है ता वर्ग, और ता वाले में देखेंगे ता था दाधा ना, ये सही है। घा देखिए का खा गा, ये भी सही है, कंठ हो जाएगा। या जो होता है या शा, ये होता है तालव्य। क्या होता है? तालव्य होता है। तो यहाँ पर आपका जो ये वाला है ना, ये वाला हो जाएगा यहाँ पर। बाकी आपके सभी सही हैं। यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, वही बात आपको दे रखी है।
जो आपके देखिए अंतस्थ की बात करेंगे तो आपका यारा लावा हो जाएगा। ओष्ठ की बात करेंगे तो आपका पा वर्ग हो जाएगा। दंत में आपका ता वर्ग हो जाएगा। मूर्धन्य में आपका टा वर्ग होगा। तालव्य में चा वर्ग होगा। और कंठ में आपका का वर्ग हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न आपका है कि सर्वज्ञ आपका लिखा हुआ है, इसमें जो ज्ञानी है ये किससे बनता है? तो जा और यहाँ से बनता है आपका, यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आधा जा और यहाँ आपका इसमें बन जाएगा। यही बात आपको यहाँ पर बताई गई है। इसके बाद आप लोग अगला प्रश्न देखेंगे कि वर्ण और उच्चारण स्थान की दृष्टि से निम्नलिखित में असंगत आपको यहाँ बताना है। तो कंठ वाला ये सही है। शा होता है तालव, ये भी सही है। और ठा मूर्धन्य, तो टा ठा ये भी सही है। सा ओष्ठ आपका नहीं होगा। ठीक है, ये आपका ओष्ठ नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, बात को आप लोग यहाँ पर समझ गए हैं। ये आपका हो जाएगा दंत हो जाएगा। सा जो होता है वो आपका दंत में आता है। ठीक है, सा किस में आता है? दंत में आपका यहाँ पर आ जाता है। ये तो आप सभी को पता लग चुका है। यहाँ पर आप लोग इसके बाद देखेंगे सूची 1 और सूची 2 को आपको आपस में मिलान करना है। तो चलिए इसको हम लोग मिलान करते हैं, समझते हैं यहाँ पर है क्या है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर कहा गया है सा, तो सा के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं कि सा आपका होता है दंत में। ठीक है, तो इसके लिए तो ये नंबर 3 में चला जाएगा। किस में जाएगा? नंबर 3 में चला जाएगा। इसके बाद शा की बात करते हैं। ये जो आपका शा षटकोणा वाला है, देखिए ये तो नंबर 3 में चला गया। तो नंबर 3 में आपका सी वाला आ रहा है, तो इसका सी वाला बन जाएगा। अब मिला लीजिएगा। शा आपका हो जाएगा मूर्धन्य में, क्योंकि ऋषि ऋषि और दोनों शा षटकोणा ये मूर्धन्य में आते हैं। आपका शा आता है तालु में और ना आता है आपका नासिका में। ठीक है, तो आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर हैं, ये आपको वही बात बताई गई है, आपको ये वाली याद हो चुकी होगी। सिर्फ यहाँ पर ये देख लीजिएगा कि आपका कंठ तालव्य में आ जाएगा ए, और जो आपका ओ होता है और जो आपका इसके बाद में अ होता है ये आ जाएंगे कंठोष्ठ में। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे 62 नंबर। ठीक है, 62 नंबर यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है कि किस व्यंजन के उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती है? जीवा तालु से नहीं टकराती मतलब जिसका उच्चारण स्थान तालु नहीं होता है। तो तालु किसका होता है? चा वर्ग का होता है। चा वर्ग में देखिए चा आता है, चा आता है, चा छा आता है, जा झा या ये आता है, और ई या शा ये भी आता है। तो घा नहीं होगा, घा वाले का हो जाएगा कंठ। ठीक है, ये वीडियो री एग्जाम में आया था, आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। अगला प्रश्न आपको यहाँ पर क्या दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग है? क्या कहा गया है? अनुनासिक का प्रयोग है। अनुनासिक का मतलब होता है कि जिसमें वायु जो होती है वो नाक से भी निकलती है और मुंह से भी निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा चांद और सांस, इसमें आपका आ जाएगा। ठीक है, ये होता है अनुनासिक, जिसमें नाक और मुंह दोनों का प्रयोग यहाँ पर आपका हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं ये सब कुछ लिखा है, ये अनुनासिक है जिसमें चंद्रबिंदु आता है। सिंपल सी बात है, चंद्रबिंदु आएगा तो आपका हो जाएगा अनुनासिक। आगे प्रश्न आपका दे रखा है, क्या कहा गया है कि ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ओष्ठ मतलब जिसका उच्चारण स्थान होठों से होता हो, तो ये पा वर्ग होता है, पा फा बा भा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ओष्ठ यहाँ पर। इसके बाद आप लोग देखेंगे 65 नंबर में यहाँ पर क्या कर रखा है, इसको पढ़ लीजिएगा। संयुक्त अक्षर कौन से होते हैं? तो छत्र ज्ञा स्रा ये होते हैं संयुक्त अक्षर। ठीक है, छा त्रा ज्ञा स्रा। इसके बाद हम लोग इनके आगे देखेंगे, इनका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ चुकी है कि छा छतरी किससे मिलकर बनता है? तो आधा का और शा से मिलकर बनता है छा। त्रा बनता है ता और आ से। ज्ञा बनता है जा यहाँ से। और स्रा बनता है शा और दा से। ठीक है, ये चारों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग इन्हें एक बार चारों को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसमें आपसे फिर से कहा गया है कि समूह कौन सा सही नहीं है। देखिए, ओष्ठ में पा वाला आता है, बिल्कुल सही है। कंठ में का वर्ग बिल्कुल सही है। मूर्धन्य में ये नहीं आता है, ये वाला आता है तालव्य में। ठीक है, तालु के लिए हो जाएगा। और मूर्धन्य वाला ये वाला आपका जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखिएगा, ये लिखा है वर्ष, तो वर्ष को भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, कोई समस्या वाली बात यहाँ पर आपको होने वाली नहीं है। ठीक है, वर्ष वाला आप लोग आराम से यहाँ पर समझ लेंगे कि ये भी आपका सही है। ठीक है, आगे देखिएगा। इसके बाद में कंठ से उत्पन्न होने वाले कौन कौन से वर्ण हैं? कंठ के लिए कौन सा आ जाएगा? का वर्ग आ जाएगा। तो का वर्ग देख लीजिएगा, का खा गा, ठीक है, गा घा ये आ गया, तो ये वाला आपका हो जाएगा। वही बात आपको दे रखी है, यहाँ पर देख लीजिएगा। मूर्धन्य वाला आप लोग ध्यान रखिएगा, टा वर्ग आपका आता है, साथ में ऋषि ऋषि वाले आ जाते हैं। ठीक है,
और तालव्य में क्या आता है, चा वर्ग आता है, याशा आता है, ई आता है। और कंठ में क्या आता है, का वर्ग आता है, हा आता है, आ और बड़ा आ और हा हा आहा, ठीक है, और हा, ये सभी आपके आते हैं कंठ में। यहाँ पर आपसे क्या रखा है कि अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है, अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, आपका हो जाएगा ये, ठीक है, ये अमानक वर्ण है, ठीक है, क्योंकि ये वर्ण सही से है भी नहीं। अगर आप इसे सही से देखेंगे ये कोई सा वर्ण नहीं होता है। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे किसका उच्चारण स्थान दंत है, तो दंत में कौन सा हो जाएगा, दंत में आपका ता वर्ग आएगा और ता में आता है ना, तो यहाँ पर ना वाला आपका बन जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये सभी आपको अच्छे तरीके से याद भी हो गए होंगे। अगला हम देखेंगे इसके बाद में 70 नंबर हमारा आ चुका है और इसमें हमसे क्या कहा गया है कि निम्न में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। तालु से किसका होगा, चा वर्ग का होगा। तालु से किसका होता है, चा वर्ग का। तो चा छा जा, तो आपका जा आ गया, तो जा हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर फिर से आप लोग देखेंगे, अगला बताएंगे हमें आप लोग। अगले में हमसे कहा गया है कौन सा ऊष्म व्यंजन है, तो ऊष्म व्यंजन कौन सा होगा, तीनों होंगे, शा शा शा, ठीक है, और सा, और इसके अलावा में हा, ये होते हैं। तो आपका यहाँ पर हा वाला हो जाएगा। तीनों सा और हा आपके होते हैं ऊष्म वाले में। यहाँ पर देखिएगा, ये आपको बता भी दिया गया है, ठीक है, ये देखिए, लिखिएगा, आप लोग याद कर लेंगे इसे। आगे आपका क्या लिखा हुआ है कि किसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। तो कंठ किसका होता है, का वर्ग का होता है। तो का खा गा, आपका गा वाला आ जाएगा, ठीक है, का खा गा। इसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखेंगे अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है कि घोष, तालव्य, महाप्राण, घोष कौन सा है। तालव्य का मतलब क्या हो गया, आपका चा वर्ग हो जाएगा, ठीक है, चा वर्ग होगा। महाप्राण का मतलब होता है 2, 4। घोष का मतलब होता है सघोष, मतलब 3, 4, 5। अब देखिएगा, सबसे पहले हम लोग चा वर्ग की बात करेंगे तो इसमें से होगा तो चा छा, तो देखिए एक तो आपका ठा नहीं होगा, ठीक है, और इसके बाद में आपका क्या क्या यहाँ पर है आपको ये भी देख लेना है, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है, तो देखिएगा यहाँ पर आपका तालब है ना, चा छा, और ये जा, ये देखिए था वाला ये भी नहीं होगा। आपके पास 2 बचे हुए हैं ना। और इसके बाद बात करते हैं तो महाप्राण में कहा गया है तो 2 या 4 में से होगा। तो आपको कॉमन वाला कौन सा मिल रहा है। अगर हम कॉमन की बात करें, देखिए 4 यहाँ पर भी आ रहा है आपका, 4 यहाँ पर भी आ रहा है, तो 4 वाला कौन सा है, चा छा जा झा, तो आपका झा वाला बन जाएगा, ठीक है। समझ गए आप लोग बात को, यहाँ से आराम से आप लोग निकाल सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पर वही बात समझाई गई है, आप लोग समझ जाएंगे। अगला देखते हैं कौन सा है, पंचमाक्षर। पंचमाक्षर का मतलब होता है 5वां अक्षर, जैसे कि जो आपका का वर्ग होता है तो इसमें लास्ट वाला क्या आता है, अड़ा, ठीक है, ये वाला आपका, इसी के बारे में बात की गई है, ठीक है, जिनकी अंग्रेजी एन बनती है, ठीक है, एन से बनती है। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, पा फा बा भा माँ, तो आपका माँ हो जाएगा पंचम अक्षर, ठीक है, क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखिएगा ये सभी आपको पंचम अक्षर दे रखे हैं। आगे आप लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है, 75 नंबर में टीजीटी में प्रश्न आपका आया हुआ है, यूपीएसआई में भी आया हुआ है, यूपीएसआई में 2 बार आया जाए है। कंठ, महाप्राण, घोष। कंठ का मतलब का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, महाप्राण का मतलब 2, 4, घोष का मतलब 3, 4, 5। मैं आपको बता चुका हूँ, इतना क्लियर हो गया होगा। कामन देखेंगे आपको 4, 4। तो का वर्ग में चौथा अक्षर कौन सा होता है, तो का वर्ग में का खा गा घा, तो घा होगा। यहाँ पर कौन सा निकल के हमारा आया, हमारा यहाँ पर निकल के आया है घा, लेकिन हमें यहाँ पर मिल नहीं रहा है। तो इसके अलावा में देखिएगा, जब एक घा नहीं मिल रहा है तो आपको ये पता है का वर्ग में आपका ये हा भी आता है, ठीक है, हा, और ये वाला आपका यहाँ पर बनेगा, ठीक है, आपका कौन सा बनेगा, हा वाला बनेगा, क्योंकि हा वाला का वर्ग में आता है और हा वाला आपका जो होता है वो महाप्राण होता है और सघोष भी होता है, तो हा हो जाएगा। इन्होंने यहाँ पर देखिए बताया है ना, कंठ अल्पप्राण कहा गया, तो अल्पप्राण का मतलब होता है 1, 3, 5, और अघोष कहा गया तो इसका मतलब होता है 1, 2। इनमें अगर आप कॉमन ढूंढेंगे, देखिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, कॉमन ढूंढेंगे, कॉमन आपको मिलेगा 1, तो 1 पे क्या होता है, 1 पे होता है का, तो आपका यहाँ पर का हो गया। अगर खा की बात करेंगे तो देखिए महाप्राण, महाप्राण में क्या होता है 2, 4। अघोष में क्या होता है 1, 2। इनमें कॉमन ढूंढेंगे तो कॉमन क्या मिलेगा आपको, कॉमन मिलेगा आपको इसमें 2, तो 2 पे क्या होता है खा। तो इस तरीके से हम लोग ढूंढते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, मूर्धन्य अल्पप्राण घोष। मूर्धन्य का मतलब क्या होता है, मतलब है टा वर्ग, ठीक है। अल्पप्राण का मतलब क्या है 1, 3, 5, और घोष का मतलब क्या है 2, 4। मिक्स करेंगे, ढूंढेंगे क्या मिलेगा, तो आपको देखिएगा यहाँ पर 1 मिनट, घोष का मतलब क्या होता है 2, 4 नहीं होता है, घोष का मतलब 4, 3, 4, 5 ये होता है। अब मिल ढूंढिएगा इसमें कॉमन क्या मिल रहा है,
तो इसमें आपको कॉमन मिल रहा है, देखिए 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, और यहाँ पर भी आपको 3 5, तो 3 5 आपके यहाँ पर दोनों मिल रहे हैं। तो टा वर्ग में चलेंगे, टा ठा डा, एक तो डा हो गया, ढा और अड़ा, ये वाला हो गया, आपको 2 मिल गए। ठीक है, आपको 2 मिल गए। अब आपको इसमें ढूंढना है कि 2 में से आपको कौन सा दे रखा है। तो आपको दे रखा है डा, तो आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, बी वाला हो जाएगा आपका। समझ गए आप लोग? यहाँ पर वही आपको समझाया गया है। अच्छा, इसमें देखिएगा, इसमें क्या गया, ओष्ठ है, ओष्ठ में आपका आ जाएगा पा वर्ग। ठीक है, क्या आएगा, पा वर्ग। महाप्राण का आ गया है तो क्या हो जाएगा, 2 4। घोष का आ गया, घोष में क्या आएगा, 3 4 5, इसमें मिक्स करेंगे आप लोग, क्या हो जाएगा आपका 4 4। तो 4 नंबर पे क्या आता है, पा फा बा भा, तो आपका हो जाएगा भा। ठीक है, तो भा वाला आपका यहाँ पर बन जाएगा। समझ गए आप लोग? आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर, इसमें देखिएगा। अच्छा, ये सभी आपके यूपीएसआई में आए हुए हैं। ठीक है, 2021 बारे में आए हुए हैं। मूर्धन्य कहा गया है तो इसका मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टा वर्ग। और इसमें अल्प प्राण में कहा गया है तो हो जाएगा 1 3 5। अघोष में कहा गया है तो हो जाएगा 1 2। कॉमन ढूंढिएगा, कॉमन में आपका 1 और 1, 1 का मतलब सिर्फ टा वाला आपका होगा, तो टा वाला आपका आ जाएगा बी नंबर। ठीक है, निकालना सीख गए आप लोग। देखिए, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, ये आपको समझा दिया गया है अल्प प्राण महाप्राण क्या होते हैं। फिलहाल मैंने आपको तरीका बता दिया है, उसी से आप निकालेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। इसमें कहा गया ऊष्म व्यंजन, ऊष्म कौन से, शा शा और ये वाला सा और ये हा, ये होते हैं। तो आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, शाह वाला हो जाएगा आपका। यहाँ पर देखिएगा आपको क्या बताया गया है, वही बातें रिपीट की गई हैं, अपना देख लीजिएगा आप लोग अपने आप। ठीक है, यहाँ पर आपसे कहा गया है कि घा गा अड़ा ठा ता, ठीक, इनमें से कितने अघोष हैं। अघोष कौन कौन से होते हैं, अघोष होता है 1 2। तो देखिएगा, ये घा वाला नहीं होगा, ये गा वाला का खा गा ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ता वाला हो जाएगा, टा ठा ये वाला हो जाएगा, तो आपके हो जाएंगे 2। तो आपका सी वाला यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, 80 नंबर में आप लोग समझ गए हैं, आपका कौन सा हो जाएगा, सी वाला आपका यहाँ पर बन जाएगा। तरीका सीख गए आप लोग, बढ़िया है। ठीक है, बाकी ये थ्योरी इतनी लिखी हुई है, अगर आप चाहें इसे पढ़ सकते हैं। इसमें कहा गया अघोष कौन सा है, तो कौन से होते हैं, 1 2। तो 1 2 देखेंगे तो आपका हो जाएगा खा वाला, क्योंकि यही आपका 2 नंबर पे आता है। इसके बाद आगे यहाँ पर देखेंगे क्या कहा गया है, यहाँ पर वर्णों की संख्या कितनी होती है हिंदी वर्ण व्यंजन की। देखिए 11 होते हैं स्वर, 52 होते हैं टोटल, तो इसमें 31 आपके बच गए, तो आपका 31 यहाँ पर हो जाना चाहिए। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, 31। लेकिन सिस्टम ये यहाँ पर है कि 11 स्वर हटा देंगे अगर हम लोग, तो कितना बचेगा, 2 से 1 गया 1 और 5 से 1 गया 4। 1 मिनट रुकेगा। इन्होंने यहाँ पर क्या कहा है, इसको समझ लीजिएगा पहले। इन्होंने इसमें कहा है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है। देखिएगा आप लोग, अगर यहाँ पर समझेंगे तो टोटल वर्ण कितने होते हैं, टोटल होते हैं 52 अक्षर होते हैं हिंदी में, और इसमें से आपको क्या करना है, स्वर निकाल देने 11। कितने बचेंगे आपके पास, तो 1 और 4, आपके पास बचेंगे यहाँ पर 41। कितने बचेंगे आपके पास, 41 बचेंगे, 41 बचेंगे। लेकिन इन्होंने ऑप्शन में देखिए कितना रखा है, ऑप्शन में इन्होंने यहाँ पर रखा है हिंदी में वर्णमाला व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन होते हैं 33 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, और जिसमें से 11 स्वर होते हैं। अच्छा ठीक है, इस तरीके से निकाले गए, 2 अयोगवान निकाल दिए गए और 2 द्विगुण निकाले गए और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग गिनेंगे ना, तो 4 4 8 8 3 11। ठीक है, देखिए टोटल आपके हो 41 गए, लेकिन जिसमें से निकाल दिए गए, अयोग वहाँ निकाल दिए गए, द्विगुण निकाल दिए गए, संयुक्त व्यंजन 4 ये भी निकाल दिए गए, तो आपके बचेंगे 33। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर 33 मान लिया गया। तो आप समझिएगा, होते 41 हैं, लेकिन 33 उन्होंने इस तरीके से कर दिया है कि 11 तो स्वर निकल गए, बचे हमारे पास 41, लेकिन जिसमें से 2 अयोगवा निकाल दिए, 2 द्विगुण निकाल दिए, 4 संयुक्त निकाल दिए, तो हमारे पास बचे कितने, 33 हमारे पास बच गए। यही हमारा हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ज्ञानी बना है तो जा और यहाँ से बनेगा, तो आपका यहाँ पर ए वाला बन जाएगा। इसके अलावा में आप लोग आगे देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा, ये आपको बताया गया है, इसको आप लोग याद करिएगा। ठीक है, ये चारों आप लोग देख लीजिएगा। अगले में आपसे कहा गया है कि जिन स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं होती हैं, 2 मात्राएं लगती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं गुरु स्वर कहते हैं। इस तरीके से लगता है। ठीक है, गुरु स्वर कहते हैं उन्हें। ये देखिए, 1 मात्रा को ह्रस्व स्वर कहते हैं, 2 को गुरु स्वर कहते हैं। अगले में आपसे कहा गया स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो आपका हो जाएगा 25 होते हैं। जो आपके वर्ग होते हैं ना, का वर्ग होता है इस तरीके से, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, तो ये आपके 5 सब में होते हैं, तो टोटल मिला के हो गए 25। तो 25 आपके होते हैं स्पर्श व्यंजन।
इसके अलावा में आप लोग यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है तालव्य। तालव्य के में क्या आ जाएगा, चा वर्ग आ जाएगा। लिखा है महाप्राण, महाप्राण में क्या आ जाएगा 2, 4। अघोष में क्या आएगा 1, 2। कॉमन ढूंढेंगे, कॉमन मिलेगा हमें 2 पे क्या आता है चा छा, तो आपका छा वाला हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बन जाएगा। बाकी यहाँ पर आप लोग देखिएगा, ये देखिएगा प्रश्न आपका कई बार आया है, देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पर देखिएगा, इतनी बार आया है। शाह का उच्चारण स्थान में से कौन सा है, शाह का आपसे पूछा गया है उच्चारण स्थान, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पर डी वाला। ठीक है, तालु में क्या आता है चा आता है, चा वर्ग पूरा आता है। इसके बाद में आता है ई आता है, ई आता है और या आता है और शाह आता है। ये आपके आते हैं तालु में। अब आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से यहाँ पर। बाकी अगर आप चाहें तो यहाँ से पढ़ भी सकते हैं इसे। यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है कि अंतस्थ व्यंजन कौन से, यारा लावा है, तो यारा लावा आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर वही बात आपसे कही गई है। अगले में आप लोग देखेंगे क्या कहा गया, वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। कौन से ऐसे वर्ण हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग व्यंजन कहते हैं, तो आपका हो जाएगा जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से क्या आता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वरों की सहायता से होता है। स्वरों की संख्या कितनी होती है 11, और व्यंजन कितने होते हैं 41, और टोटल वर्ण कितने हैं 52। और अगर आपसे कहा जाएगा कि टोटल व्यंजन की बात अगर की जाएगी, ठीक है, देखिए कुल व्यंजन होते हैं 41, जिसमें से अगर अयोग वाक को निकाल देंगे, द्विगुण को निकाल देंगे, संयुक्त को निकाल देंगे, तो आपके पास बचेंगे कितने 33। मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ अभी। यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्या लिखा है कि अवोष्ठ, होष्ट में क्या आएगा आपका आ जाएगा पा वर्ग आपका आ जाएगा। अल्पप्राण में क्या आएगा 1, 3, 5 आएगा। घोष में क्या आएगा 4, 5 आएगा। कॉमन को ढूंढेंगे, कॉमन आपका मिल जाएगा 5, 5। लास्ट वाला अक्षर कौन सा होगा पा वर्ग में, पा फा बा भा मा, कौन सा आपका आ रहा है, आपका यहाँ पर आ रहा है माँ। ठीक है, माँ आ रहा है। तो इसको फिर से एक बार देख लीजिएगा। देखिए ओष्ठ में आपसे कहा गया है ना, तो ओष्ठ की बात, एक मिनट रुकिएगा। घोष कहा गया ना, तो घोष में आपके कौन कौन से आ जाएंगे, आपका घोष में आ जाएगा 3, 4, 5, ये होता है आपका। ठीक है, देखिएगा आपको एक तो 3, 3 मिल रहा है और 5, 5 मिल रहा है, तो एक तो आपका हो जाएगा पा फा बा हो जाएगा और एक माँ हो जाएगा, तो इसमें बा वाला आपका बन जाएगा। ओके, इसके बाद आगे देखिएगा, यही बात आपको यहाँ बताई गई है। इसमें देखिए क्या आएगा कंठ, तो कंठ में क्या आएगा आपका आएगा का वर्ग। अल्पप्राण में क्या आएगा 1, 3, 5, तो देख लीजिएगा का वाले वर्ग में 1, 3, 5, तो का या तो का हो जाए, नहीं है खा छोड़ गा हो जाए, तो गा आपका रखा है, तो आपका ए वाला हो जाएगा। ठीक है, 91 का कौन सा होगा, ए वाला आपका हो जाएगा। बाकी आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ये आपको बताया गया है, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। ये बताया गया सभी स्पर्श व्यंजन हैं, टोटल आपके 25 होते हैं। ओके, इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे, ये देखिएगा अंतस्थ के बारे में बात की गई, यार अलावा होते हैं, पता होना चाहिए। ऊष्म की बात की गई, शासा साहा होते हैं। प्रत्येक का पहला, तीसरा, पाँचवा क्या होता है अल्पप्राण होता है। अल्पप्राण का मतलब बता चुके 1, 3, 5, और जो आपके महाप्राण होता है इसका मतलब होता है 2, 4, याद हो गया होगा आपको। अब यहाँ पर देखेंगे कि लिखा है दंत ध्वनि कौन सी है, दंत वाले कौन सी हो जाएगी, दंत में आपका आ जाएगा ता वर्ग, ता वर्ग आएगा तो आपका ता वाला हो जाएगा। इसके बाद में आपको वही बात यहाँ पर दे रखी, याद कर लीजिएगा। टा वाला पूछा गया, टा आपका आएगा मूर्धन्य में। ठीक है, मूर्धन्य में आएगा टा वाला, फिर से पढ़ लीजिएगा। इसमें कहा गया कौन सा दृष्ट के मतलब दंत नहीं है, दंत में क्या आता है ता वाला आता है, तो ता था ये आपको सभी छोड़ना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर कौन सा बन जाएगा, अगर आप इसे को उठाएंगे तो आपका टा वाला होता है मूर्धन्य, तो आपका यहाँ पर टा वाला अलग हो जाएगा। बाकी आप लोग नहीं याद कर लीजिएगा। अनुनासिक का मतलब होता है जब आवाज़ जो होती है मुंह नाक से निकले तब होता है। यहाँ पर आपसे कहा गया दंत, वर्त से और महाप्राण कौन कौन सा है, तो इसकी बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा धा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा धा, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर देखना अगला है। ठीक है, 100 पूरे करेंगे हम लोग इसमें, अगली वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे। दंत वर्ष का गया है, अल्पप्राण का गया, अघोष का गया। अघोष का मतलब होता है 1, 2, अल्पप्राण का मतलब होता है 1, 3, 5, और दंत का मतलब क्या होता है, दंत का मतलब होता है ता वर्ग आपका जो है वो आपका आता है दंत में। अब इसको आप लोग आराम से यहाँ पर समझ लीजिएगा। इसमें आपका कौन सा बन जाएगा, इसमें आपका ता वाला बन जाएगा, क्योंकि कॉमन क्या है, कॉमन आपका यहाँ पर हो रहा है 1, 1, क्या बन रहा है 1, 1, तो 1 पे आपका ता वाला आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा ये लिखा है, इसमें तालव्य, महाप्राण, घोष वर्ण कितने हैं। तालव्य का मतलब क्या होगा, तालव्य का मतलब होगा चा वर्ग। महाप्राण का मतलब क्या होगा 3, 4, 5, एक मिनट, महाप्राण का मतलब होगा 2, 4, और घोष का मतलब 3, 4, 5। अब इनमें से ढूंढेगा कॉमन क्या मिल रहा है आपको, 4 मिल रहा है, यहाँ पर भी 4 मिल रहा है, यहाँ पर चा वर्ग हो रहा है। ठीक है, तो चा वर्ग में
और 2 और 4 में कामन 4, 4 पे क्या आएगा तो क्या हो जाएगा, तो चा छा जा झा, तो झा वाला देखिएगा इसमें छा झा वाला तो आपका है ही नहीं, ठीक है, इसमें झा वाला है ही नहीं, 0 आपका आएगा, ठीक है, क्या आएगा 0। आगे आप देखेंगे यही आपको समझा दिया गया यहाँ पर है। इसमें क्या कहा गया मूर्धन्य, तो मूर्धन्य में आपका आएगा टा वर्ग, ठीक है, टा वर्ग आएगा। और लिखा है ह्रस्व स्वर कौन सा है, तो ह्रस्व में मूर्धन्य में आएंगे तो ऋषि ऋषि होता है, तो ऋषि ये वाला हो जाएगा आपका, ठीक है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। इसके बाद आप लोग आगे देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है कि छा ध्वनि जो आपकी होती है ये कौन सा होता है, तो चा वाला आता है चा वर्ग, तो चा वर्ग किस में आता है तालव्य में आता है, तो आपका ये हो जाएगा तालव्य, ये यहाँ पर यही बताया आपको गया है। और अगले में आपसे कहा गया है कौन सा तालव्य नहीं है, कौन सा तालव्य का मतलब क्या होता है चा वर्ग, तो चा वर्ग वाला कौन सा नहीं है, तो चा वर्ग वाला कौन सा नहीं है, तो ये वाला हो जाएगा, क्योंकि पूरा चा और या वो क्या नाम होता है इसको या शा, ई या शा, तो ये सभी होते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर 101 से। लिखा है कि चा वर्ग में महाप्राण व्यंजन वर्ण कितने हैं। इसके बारे में महाप्राण और अल्पप्राण के बारे में हम लोगों ने इसके जो आपका पार्ट नंबर 2 है उसमें बताया है। महाप्राण जो आपका होता है वो आपका होता है 2,4। अगर नहीं पता है तो पिछली वाली वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो महाप्राण आपके बन जाएंगे 2 अक्षर, ठीक है, यहाँ पर आपको वही समझाया गया है। अगला यहाँ पर देखेंगे आप लोग 102 नंबर, इनमें से कौन सा वर्ण अघोष और महाप्राण है। अघोष में आएंगे तो 1,2 आएगा, महाप्राण में अगर आप लोग आएंगे तो आपका कौन सा हो जाएगा 2,4। अब आप लोग इनमें से देखेंगे तो आपको इसमें से कॉमन क्या मिलेगा 2 मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो दूसरा वाला जो आपका अक्षर होगा वही आपका हो जाएगा अघोष महाप्राण। तो आपका यहाँ पर खा जो आपका होता है ये नंबर 2 पे आता है, तो आपका यही बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग यहाँ तक बातों को समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं हम लोग अपना अगला प्रश्न। ये रहा आप सभी के सामने, देखिएगा आप लोग इसमें क्या कहा गया है। का वर्ग में घोष व्यंजन वर्ण कितने हैं। तो घोष की बात करेंगे मतलब सघोष, और सघोष आपका होता है 3, 4, 5, तो आपका यहाँ पर बन जाएगा 3। यहाँ पर देखिएगा क्या कहा गया है कि मूर्धन्य अल्प प्राण व्यंजन। देखिए अल्प प्राण कौन सा होता है 1, 3, 5, और मूर्धन्य की बात करेंगे तो आपका होता है टा वर्ग होता है, ठीक है, कौन सा होता है टा वर्ग। तो टा वर्ग में आपको देखना है 1 नंबर पर, 3 नंबर पर, 5 नंबर पर। तो टा नंबर 1 पर आता है टा, और उसके बाद क्या होता है टा, ठा, डा, ढा और ये ना, ठीक है, ये आते हैं। तो इनमें से आपको कौन सा मिल रहा है, आपको मिल रहा है बी, तो आपका बी करेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये लिखा है बी वाला है, ठीक है। आगे देखिएगा 105 नंबर में क्या कहा गया है। 105 नंबर में कहा गया है कि कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त कौन सा है छात्रा ज्ञा स्रा, ये हो जाएगा आपका। अच्छा यहाँ पर देखिएगा आपको समझाया गया है कि ये आपका जो होता है छा, ये किससे बनता है आधा का और शा, इनसे मिलके बनता है। और ये आपके 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन, कौन कौन से होते हैं ये लिखे हैं, ठीक है, छात्रा ज्ञा स्रा। इनका देखिएगा आप लोग ये भी देख लीजिएगा कि छा जो होता है वो आपका का और शा से मिलके बनता है, तरा आपका ता और दा से मिलता है, ज्ञा जो आपका है ये जा यहाँ से मिलता है, इंपॉर्टेंट ये भी है, और स्रा जो आपका होता है वो शा और दा से मिलके बनता है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो ओष्ठ होता है पा वर्ग का, ठीक है, पा वर्ग होता है, तो आपका यहाँ पर पा बन जाएगा। आगे आप लोग यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर रखा है कि जो आपका ता वर्ग होता है वो आपका दंत होता है, चा वर्ग आपका तालव्य होता है, और गा जो आपका है वो आपका आता है का वर्ग में, और का वर्ग आपका होता है कंठ। इससे पहले वाली वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको वहाँ पर मिलने वाले हैं। यहाँ पर हमारा प्रश्न है कि अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं। देखिए अंतस्थ की बात करेंगे तो होते हैं 4, यारा लावा, पढ़े आप लोगों ने, यारा लावा, ये होते हैं अंतस्थ। ऊष्म की बात करेंगे तो होते हैं 4, कौन कौन से होते हैं शा, शा, सा और हा, टोटल हो गए 8, तो आपका 8 बन जाएगा। यहाँ पर देखिएगा ये रखा है 4 अंतस्थ होते हैं, 4 ऊष्म होते हैं,
यारा अलावा अंतस्थ होते हैं और शाशा सा हा होते हैं ऊष्म। सब कुछ आपको क्लियर हो रहा है यहाँ से। इसके बाद यहाँ पर कहा गया हिंदी वर्णमाला के अनुसार पंचमाक्षरों की संख्या कितनी होती है। तो पाँचवीं लाइन के जो अक्षर होते हैं ना वो पंचम अक्षर होते हैं, तो 5 होती है, तो यहाँ पर 5 आपका हो जाएगा। आगे देखिएगा इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 2। देख लीजिएगा कौन कौन से हो जाएंगे। स्वर तंत्र के आधार पर देखेंगे तो एक होगा सघोष, एक होता है अघोष। अघोष में आपका आता है 1, 2, सघोष में आपका आता है 3, 4, 5। तो दोनों बातें आपको क्लियर हो गए। ये स्वर तंत्रियों के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सघोष, एक होता है अघोष। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो चुका है। चलिए इसके बाद में हम लोग अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग अगला प्रश्न देखेंगे, प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण किस प्रकार के हैं। तो देखिए प्रत्येक वर्ग की बात की गई है। आपको पता है 5 नंबर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें से 1, 2 आपके क्या होते हैं, तो 1, 2 आपके होते हैं अघोष और बाकी 3 होते हैं आपके हैं सघोष। तो आपका हो जाएगा अघोष। प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बेहतर है। ठीक है, यहाँ से आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं और सभी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट भी हैं। यहाँ पर है खा और घा ध्वनि किस प्रकार की है। तो ये अगर हम देखें का वर्ग में, तो का वर्ग में आपके अक्षर होते हैं 5, का, खा, गा और घा और अड़ा। ठीक है, 5 होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर लिख लिए हम लोगों ने। हमें देखना है कि ये 2 नंबर वाला है और घा आपका 4 नंबर वाला है। और ये 2, 4 आपके कौन से होते हैं, ये होते हैं आपके महाप्राण। कौन से होते हैं, महाप्राण। पता है आप सभी को, तो यहाँ से हमने निकाल लिया महाप्राण। अल प्राण में कौन कौन सा आएगा, अल प्राण में होता है 1, 3, 5 और महाप्राण में 2, 4। आगे देखिएगा, ये देखिएगा नीचे तालिका दी गई है और यहाँ पर कहा क्या गया है। यहाँ पर कहा गया है कि अशुद्ध मेल कौन सा है। बाकी सभी शुद्ध हैं, एक अशुद्ध है। जैसे यहाँ पर आपको ये देखना है, जिससे यहाँ पर डा लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर डा किस में आता है, तो देखिएगा टा, ठा, डा, तो मूर्धन्य होता है, बिल्कुल सही है। इसके बाद देखना है आपको डा जो होता है सघोष होता है या अघोष होता है। तो टा, ठा, डा 3 नंबर पे आता है, तो 3 नंबर वाला होता है सघोष, ये भी सही है। अब अल प्राण देखेंगे तो 1, 3, 5 ये भी सही है। तो आपका पहला वाला जो आपका है ये बिल्कुल सही है। अब दूसरे वाले को देखेंगे हम लोग। दूसरे में क्या लिखा है का, तो का उच्चारण स्थान क्या होता है कंठ, ये सही है। का अल प्राण होता है 1 नंबर, ये भी सही है। अघोष ये भी सही है, तो ये वाला भी सही हो गया। अब इसके बाद में हम कौन सा देखेंगे, धा देखेंगे। ये किस में आता है, ता, था, धा। और ता वाला क्या होता है, ता वाला होता है दंत, इसमें लिखा है ओष्ठ। तो आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए आप सभी लोग, यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सी लिखा हुआ है। आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ है। प्रश्न आपका है कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। तो एक से अधिक अगर वर्ण मिल जाएं, वर्णों के मेल को पूछा गया है क्या कहते हैं। तो आपका एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, तो आपका अक्षर होगा। ठीक है, हाँ अक्षर ही है। क्या लिखा है, एक से अधिक वर्णों के मेल को अक्षर कहते हैं। ठीक है, जैसे उन्होंने यहाँ समझाया आपको है। जैसे ये पूरा का कब बनेगा, जब आप का में आ जोड़ेंगे, तो एक से अधिक वर्ण हो गए और इनसे आपका एक अक्षर बन गया। ठीक है, यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है कि कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है। ऊष्म में आपके 4 होते हैं, शा, शा, ठीक है, और ये वाला भी होता है, हा होता है। तो इसमें ये तो हो जाएगा, ये आपका गा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा गया है, कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो कंठ वाले कौन सी हैं, पूरा आपका होता है का वर्ग। तो का वर्ग आपका होता है, तो ये वाला हो जाएगा। यहाँ पर आपको और बताया गया है कि ओष्ठ में कौन सा आती है। तो ओष्ठ में आता है आपका पा वर्ग आता है, अंतस्थ में यारा लावा और तालव्य में चा वर्ग पूरा होता है। इसके अलावा में आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि आपका प्रश्न है कि कौन सा एक कंठ ध्वनि है। कंठ का मतलब का वर्ग, तो का, खा, गा, तो आपका गा बन जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, इसे आप लोगों को याद कर लेना है, आपको याद भी हो गया होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। या का उच्चारण स्थान क्या है। तो यारा अलावा क्या होते हैं, दंत होते हैं। एक मिनट। या का उच्चारण स्थान,
देखिए जो आपका तालव्य होता है, तालव्य में आपका आता है चा वर्ग, ठीक है। तालव्य में आपका आता है चा वर्ग, ये लिखा हुआ है आपको यहाँ से दिख रहा होगा। और इसके अलावा में क्या क्या आता है, ई और या और शा, ये 4 अक्षर और आते हैं तालव्य में, तो आपका या वाला इसी में आ जाएगा, तो इसका डी होगा, ठीक है, सही है। इसमें देख लीजिएगा, ये बीएड में कई बार आया है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए इतनी बार प्रश्न आया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, और मैंने इसीलिए आपसे कहा कि इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये वीडियो है। तालव्य ध्वनियों की बात की गई, तालव्य में कौन सा आएगा, चा वर्ग आएगा। चा छा जा झा आता है तो आपका ए वाला हो जाएगा, ठीक है। और देखिए कई बार आया है, तो आप समझ जाइएगा यहाँ पर जितने प्रश्न आपके हैं सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आप कोई सा प्रश्न यहाँ पर देखेगा, ठीक है। इसके बाद में हम लोग अगला प्रश्न यहाँ से देख रहे हैं। आप लोग यहाँ पर देखिएगा 119 नंबर का प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है। तालव्य में आपका चा वर्ग आएगा, चा छा जा झा, तो आपका झा वाला हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे, ठीक है, ये देखिएगा, ये तो आप सभी को पता होगा कि आपका का वर्ग आता है और आ हा ये आपके आते हैं कंठ में। तालव्य की बात करेंगे चा वर्ग और ई या शा, ये तालव्य में आते हैं। टा वर्ग की बात करेंगे तो टा वर्ग और ऋषि ये सभी आते हैं मूर्धन्य में। और ता वर्ग में क्या आता है, लासा, ये आ जाता है दंत में। और पा वर्ग में ऊ ये ओष्ठ आ जाएगा। ए किस में आएगा, कंठ तालव्य। ओ औ कंठोष्ठ, और वह आपका आता है दंतोष्ठ, ठीक है। तो ये सभी आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, क्या लिखा हुआ है 120 में, कौन सा वर्ण दंत नहीं है। दंत में कौन सा आएगा, ता वर्ग आएगा, तो ता आ गया, ता के बाद था, दा आ गया, ठीक है। और इसके बाद में क्या क्या आएगा, दंत में ता वर्ग आता है और ला और सा आता है, तो ये भी हो जाएगा। आपका या नहीं होगा, ठीक है, समझ गए आप लोग। या आता है तालव्य में, आप लोग इससे पहले पढ़ भी चुके हैं अभी। या किस में आता है, तालव्य में आता है। यहाँ पर देखिएगा, अच्छा टा वर्ग का लिखा है, टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो आपको पता है टा वाला आपका होता है मूर्धन्य, तो आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, वही बात देखिए, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने यहाँ पर आ चुका है कि शा का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो शा का पूछा गया, तो आपका ऋषि वाला आपका आता है मूर्धन्य में, तो पूरा ऋ भी आपका इसी में आता है, और ये रा भी आता है, और ये आपका शा भी आता है, तो ये तीनों आते हैं इसमें मूर्धन्य में, तो ये आपका बन जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग फिर से पढ़ लीजिएगा चाहें, इतनी बार आपके सामने आ चुका है कि आपको अच्छे तरीके से याद भी हो गया होगा। इसमें देखिएगा आप लोग यहाँ पर क्या कह रखा है, इसमें कहा गया है कि जो आपका अढ़ा होता है इसका उच्चारण स्थान आपसे कहा गया है। तो ये ढा होता है ना, तो ये टा वर्ग में आता है, टा ठा डा ढा, तो ये टा वर्ग में आता है। टा वर्ग यहाँ पर भी है, टा वर्ग यहाँ पर भी है। और नंबर कौन सा है, नंबर पूछा गया है, तो देखिए टा और ठा और डा और ढा 4 नंबर पे आता है, तो आपका बी हो जाएगा, ठीक है, बी। और कई बार आया है आपका ये भी। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप लोग, ये प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, ये भी कई बार आया हुआ है, कह रहा है दंत ध्वनि कौन सी है, तो दंत वाली होती है तावर्ग होता है, तो तावर्ग आपका है, तो ता आपका मिल गया आपको ता, तो आपका सी वाला हो जाएगा। इसके बाद आप लोग आगे देखेंगे, यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है कि ला और सा इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, तो ये दंत होता है। दंत में आपका ता वर्ग होता है और ला और सा होता है दंत में, तो आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर फिर से आपके सामने वही चीज़ें लगातार आ रही हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएं। अगला आ चुका है, कह रहा है कि कौन सा विकल्प शुद्ध है, तो देखिए शा मूर्धन्य, ये गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि शा जो होता है ये तालव्य होता है। चा वाला कंठ, ये भी गलत हो गया। चा जो होता है वो भी आपका तालु होता है। और इसके बाद देखिएगा सा जो आपका लिखा है, सा में क्या लिखा हुआ है, दंत, तो ये वाला भी सही है। तो आपका यहीं पर यहाँ पर आपका कौन सा है, बी वाला आपका है, ठीक है। सा जो आपका है वो दंत है और यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी आपका ये शा जो होता है ये मूर्धन्य होता है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद आप लोग आगे देखेंगे, इस प्रश्न में आप लोग देखिएगा क्या कहा गया है कि दांत जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं। जो दांत
और जीभ के स्पर्श से बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? तो उन्हें कहेंगे हम लोग दंत। ठीक है, क्या कहेंगे? दंत। जैसे इन्होंने बताया ता, था, दा, धा, ना, ये सभी दंत हैं और ये सभी दांत और जीभ से स्पर्श से बोले जाते हैं। इसके अलावा में इनको याद करिएगा आप, वा जो होता है वो आपका दंतोष्ठ होता है, ओ औ कंठोष्ठ, ठीक है, और ए ऐ कंठ तालव्य, और मूर्धन्य में आपको इधर रखे हैं ऋ और ऋषि, ये भी इधर रखा है, और साथ में टा वर्ग आपका पूरा इधर रखा है। 128 की बात करते हैं, यहाँ पर है आपका पा फा वा, ये पा वर्ग आपका पूरा है, तो पा वर्ग आपका किस में आता है? ओष्ठ में आता है, तो बी आपका हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देखिएगा 129 में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? यारा लावा, तो यारा ला, तो ये वाला नहीं है, ठीक है, बी आपका हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर अगला देखेंगे, इसके बाद में देखिए अंतस्थ में यारा लावा आएंगे, ओष्ठ में आपका पावर्ग आएगा और उष्ठ में आपके 4 आते हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा आप लोग इन्हें। अगला यहाँ पर क्या प्रश्न लिखा हुआ है कि हिंदी वर्णमाला की ध्वनि बा, तो ये पा फा बा, तो ये आपका ओष्ठ होता है, ठीक है, पावर्ग आपका ओष्ठ में आता है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से एक ओष्ठ्य ध्वनि है, तो ओष्ठ वाली कौन सी? पावर्ग आता है, तो पा फा बा भा मा, तो भा आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है, ए वाला आपका करेक्ट होगा, 131 का ए वाला। यहाँ पर देखिए कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श की बात करते हैं, कौन सा नहीं है? तो स्पर्श में आपके 5 वर्ग आते हैं, 5 वर्ग कौन कौन से? आपका का वर्ग, चा वर्ग, तो का वर्ग आएगा, चा वर्ग आएगा, टा वर्ग आएगा, ये सभी आएंगे। आपका जो या होता है ना, यह आपका अंतस्थ होता है। कौन सा होता है? ये आपका होता है अंतस्थ, तो यहाँ पर डी हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा क्या है, संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो आपका या हो जाएगा, या संयुक्त व्यंजन नहीं है, या है अंतस्थ, ठीक है, बाकी सभी ये संयुक्त हैं। साथ में आपका होता है सरा, ये भी क्या है? संयुक्त व्यंजन है। इसके बाद आगे देखिएगा आप लोग, यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है, पहले आप ये देख लीजिएगा कितनी बार आया है। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, आपकी 8 परीक्षाओं में आया हुआ है। और कहा गया है कौन सा अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, ठीक है, अंतस्थ की बात की गई है। तो अंतस्थ में कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा, आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो देख लीजिएगा, तो आपको वाह मिल रहा है, तो आपका सी हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपको वीडियो को देख लेना है, आपका पूरा वर्णमाला कंप्लीट होगा, पूरी हिंदी आपको यहीं पर मिलने वाली है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे क्या कहा गया, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म में क्या होता है? शा, शा, सा और हा, ये आपके होते हैं ऊष्म व्यंजन। यहाँ पर देखिएगा ऊष्म में देखिए सब, स्पर्श में आपके ये सभी वर्ग आएंगे, ठीक है, स्पर्श में आपके टोटल 25 आते हैं, सभी वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। अंतस्थ में यारा लावा, संयुक्त में छात्रा ग्यासरा। अगले में कहा गया है ऊष्म वर्ण कौन सा है? तो ऊष्म में कौन सा आ जाएगा? शा, शा, सा, हा, ये होते हैं ऊष्म, ठीक है। अंतस्थ में आपको पता है यारा लावा, ये अंतस्थ में होते हैं। ऊष्म व्यंजन कहा गया है, तो अगले में फिर से आप बता देंगे ऊष्म कौन सा है? हा आपका हो जाएगा, साथ साथ में क्या होगा ये लिखे हैं, ठीक है, शा, शा, सा, हा। यहाँ पर देखिएगा क्या प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो छात्रा ज्ञा असरा, तो ज्ञा आपका आ जाएगा बी वाला, ठीक है, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिएगा, इस प्रश्न में आपसे कहा गया है कि दो व्यंजन जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। कैसे? जैसे हमने कहा आपसे छा, तो ये देखिए किससे बनता है? ये बनता है का और शा से मिलके बनता है। ये दो व्यंजन मिल गए, एक हो गया संयुक्त व्यंजन, तो आपका ए हो जाएगा यहाँ पर। जैसे इन्होंने यहाँ पर समझा रखा है, चारों दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद भी हो गए होंगे। अगले में आपसे कहा गया है कि छा किससे बनता है, तो आप सभी को पता चल चुका है कि का और शा से मिलके बनता है छा। अगले में आपसे कहा गया अल्प प्राण कौन सा व्यंजन है? अगर हम लोग अल्प प्राण की बात करते हैं तो अल्प प्राण में कौन सा आएगा? अल्प प्राण आता है 1 3 5, तो 1 3 5 की बात कर लेते हैं। का खा, तो ये नहीं होगा, ठीक है, का खा गा घा, ये भी नहीं होगा, का खा गा, तो ये 3 नंबर पे आता है, तो यही आपका हो जाएगा, ठीक है, बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा।
अगला यहाँ पर देखिएगा, अल्प प्राण की आपने यहाँ पर बात कर ली है। आगे देख लेते हैं हम लोग। हमें यहाँ पर अब देखना है, ठीक है, 142 नंबर को यहाँ पर देखना है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। तो आपका ए आपका हो जाएगा महाप्राण। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप लोग देखिएगा अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन महाप्राण ध्वनि है? महाप्राण का मतलब 2 और 4। तो 2 नंबर पर और 4 नंबर पर कौन सा आता है? जैसे का आपका होगा नहीं, पा आपका होगा नहीं, ठीक है। अब देखिए चा छा जा, तो 3 नंबर पे होता है, ये भी नहीं होगा, और घा हो जाएगा, ठीक है। ये 4 नंबर पे आपका होता है, तो इसलिए आपका हो जाएगा सी वाला, कई बार आया हुआ है। और इसके बाद में आप लोग देखेंगे 144 नंबर को, यहाँ पर आप लोग देखेंगे, ये भी आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कितनी बार आया है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि वीडियो आपके लिए हो सकता है थोड़ी बड़ी हो, लेकिन अगर आप लोग सभी वीडियो को देखेंगे तो आपसे किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी आपसे नहीं छूटने वाली है। जितनी वीडियो आपको आज इसके बाद मतलब हिंदी की मिले, आप सभी को देख लीजिएगा, हिंदी में समझ जाएगा आपका। अगर 50 नंबर का आपका पेपर है तो आपके 50 में से 50 पूरे आएंगे। यहाँ पर आपसे कहा गया है अघोष। अघोष में कौन सा आता है? 1, 2, तो चा वाला आपका आता है नंबर 1 पर, तो आपका यही हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा इसके बाद आगे देखें क्या है। अगला है कि कौन सा प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग हैं, आपका यहाँ पर ए वाला है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि उत्क्षिप्त नहीं है। अच्छा, उत्क्षिप्त में आता क्या है? तो उत्क्षिप्त में आता है अड़ा और अढ़ा। कैसे? जैसे हमने कहा कपड़ा, तो कपड़ा कहने पर अड़ा हो गया। हमने कहा पढ़ाई, तो अढ़ा, ठीक है। तो अड़ा और अढ़ा, तो ये होते हैं उत्क्षिप्त। ये व्यंजन का वर्गीकरण में नहीं आते हैं। बाकी आप देखेंगे यहाँ पर ये आपको बताया गया है कि इस तरीके से ये आपके व्यंजन होते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर समझिएगा, पार्श्विक व्यंजन में ला आता है। तो आपको याद करने वाली बात यहाँ पर मिल चुकी है कि पार्श्विक में क्या आता है? पार्श्विक में आपका आता है ला। याद हो गया, पार्श्विक में ला आता है। इसके बाद आप लोग आगे देखेंगे कौन सा घोष है। घोष का मतलब क्या हुआ? घोष का मतलब हुआ सघोष, ठीक है। और सघोष के अंतर्गत कौन सा आएगा? तो आपका आएगा 3, 4, 5। तो पा आपका नहीं होगा, आपका टा नहीं होगा, पा फा ये भी नहीं होगा, तो आपका ये वाला दा हो जाएगा, ठीक है। दा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सी वाला आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका ये है, इसमें कहा गया कौन सा व्यंजन संघर्षी है? संघर्षी कहा गया है आपका ना, तो आपका यहाँ पर हा हो जाएगा। देखिएगा हा हो जाएगा, ठीक है। संघर्षी में आपके ये 4 आते हैं, ये होते हैं ऊष्म संघर्षी, लेकिन कभी कभी इनको संघर्षी कह देते हैं, और हा भी हो जाता है, ठीक है। शा शा सा हा। इसमें क्या कहा गया है? पार्श्विक कौन सा है? तो पार्श्विक बता चुका हूँ मैं, पार्श्विक आपका होता है ला। और अगर आपसे कहा लुंठित, समझिएगा, अगर आपसे कहें लुंठित कौन सा होगा? तो लुंठित होगा आपका रा, ये होगा आपका लुंठित, ठीक है। दोनों याद करिएगा, पार्श्विक में ला और लुंठित में रा आपका आता है। यहाँ पर देखिएगा यही कहा गया, ला आपका होता है पार्श्विक। 149 में कहा गया है कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन। स्पर्श तो आपको पता है 25 होते हैं। सभी आपके जितने वर्ग होते हैं ना, का वर्ग, चा वर्ग, तो ये वाले 5-5 करके 5 बार, तो 25 हो जाएंगे। ये देखिएगा टोटल 25 आपको यहाँ पर दे रखे हैं। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं। देखिए यारा अलावा कौन से हैं? ये हैं अंतः इस्त, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन है यारा अलावा। ये वाला कौन से हैं? ये वाले हैं ऊष्म संघर्षी, ठीक है, ऊष्म संघर्षी। ये वाला कैसे हैं? इसमें से आपके ये 3 जो आपके हैं ये नहीं है, ठीक है। 3 आपके जो हैं वो आपके संयुक्त हैं, ठीक है। कैसे हैं? ये आपके संयुक्त हैं। और ये वाला आपका हो जाएगा क्या नाम उसका, स्पर्श वाला, ठीक है। तो आपका सी हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर समझ लिया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने ये यहाँ 150 प्रश्न तक अच्छी तरीके इसको देखेंगे कौन सा है कि कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन की बात करेंगे तो आपके 4 अक्षर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है छा, एक होता है त्रा, एक होता है ज्ञा, एक होता है स्रा। ये सभी होते हैं संयुक्त व्यंजन। इनमें से कौन सा आपका नहीं है? तो आपका झा नहीं है। सभी प्रश्न आपके जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, ठीक है, उनमें आए हुए हैं। इन सब के बारे में आपको इनका जो आपका
संधि विच्छेद है ना, इसको भी आपको देखते चलना है कि आपका जो आपका छ है वो किस अक्षर से मिलके बना है, इसके बारे में भी आपको समझ लेना है। लास्ट वीडियो है वर्णमाला के, इसके बाद हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्या लिखा हुआ है, कौन सा टा वर्ग में नहीं है। तो देखिए टा, ठा, डा, ढा भी है, अड़ा भी है, ठीक है, धा नहीं है। इसके बाद आगे देखेंगे, ये जो आपके 25 होते हैं इन्हें हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। इसको भी आप लोग याद करते चलिएगा, ठीक है। स्पर्श व्यंजन की बात करेंगे तो कितने होते हैं, 25 होते हैं, आप सभी के सामने लिखे हुए हैं, इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है यहाँ पर, अगला प्रश्न है आपका कि ये आपका छा होता है, इसका क्रम किस वर्ण के बाद आता है, इसका क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो इसके बाद में आता है ये हा के बाद आता है, ठीक है। यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, ठीक है, हा आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कहते हैं हा हल, फिर कहते हैं छा क्षत्रिय, त्र्या त्रिशूल, अज्ञा ज्ञानी, इस तरीके से कहते हैं ना हम लोग। तो हा के बाद आता है, तो यही पूछा गया था आपसे, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा हा। 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है, सही से समझ नहीं पाए इसे। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, इन्होंने कहा है छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो अगर हम छा की बात करते हैं तो इसका विच्छेद कर लिया तो का और शा से मिलके बनता है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा 153, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो इसकी बात करेंगे तो ये किससे मिलके बनता है, ये बनता है आपका का और शा से मिलके बनता है। तो ये जो आपका आता है वो आपका का के बाद हो जाएगा, ठीक है, आपका यहाँ पर डी बन जाएगा, ऐसे आप लोग समझेंगे, ठीक है। समझ गए आप लोग यहाँ तक। आगे देखिएगा, इसके बाद में 154 नंबर आपका यहाँ पर है, क्या कह रहा है, हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले कौन आया। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे इसका आपका हो जाएगा वृक्ष, ठीक है, आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिएगा, ये समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है कि शब्दों का शब्दकोश के अनुसार क्रम किस प्रकार होगा, पहले ऋक्ष आएगा, फिर ऋग्वेद, फिर ऋड और उसके बाद ऋडु, ठीक है। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि इस तरीके से, जैसे कि ऋणा के बाद पहले क्या आता है, पहले का आता है, फिर उसके बाद में गा आता है, फिर ये आता है, और इसके बाद में देखेंगे तो ओ और ओ। तो ये क्रम से आपको दे रखा है, जैसे अल्फ़ाबेट में होता है ABCD, इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है। यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है, कौन सा शब्द पहले आएगा, तो यहाँ पर आएगा आँख, ठीक है, क्या आएगा, आँख। और यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, इस तरीके से आपको देखना है, जैसे आ आएगा पहले, फिर आधा खा, और मतलब खा में हलन तो आ बन जाएगा। यहाँ पर बाद में क्या आता है, चा बाद में आता है, तो नंबर पहले ये आ गया, फिर ये आ गया। और इसमें आप देखेंगे तो बड़ा आ, पहले आ आता है, उसके बाद में आ को रखा जाता है, तो इसलिए नंबर 3 पे आ गया और ये 4 पे आ गया। तो इस तरीके से आपको समझना है, समझ लीजिएगा, ठीक है। इसे आगे देखिए, अयोगवाह। हिंदी में अयोगवाह कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है अंग, एक होता है आहा। तो आपके 2 हो जाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर देखिए ये कहा गया अनुस्वार, अंग होता है अनुस्वार और विसर्ग होता है आहा, ये दोनों होते हैं अयोगवाह, अनुस्वार और विसर्ग। इसमें क्या कहा गया है कि अगला प्रश्न क्या आपका है यहाँ पर कि जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है और ना व्यंजन में की जाती है उन्हें कहते हैं अयोगवाह। अंग आहा होते हैं अयोगवाह, ठीक है, ये होते हैं। अयोगवाह में क्या आता है, अनुस्वार आता है और क्या आता है, विसर्ग आते हैं। अगला ये क्या है कि ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया आता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। तो वही बात की गई है, ठीक है, कि स्वर आपके 11 माने जाते हैं, अंग आ को हटा देते हैं, ठीक है। तो आपका बी हो जाएगा यहाँ पर। वही बात की गई कि अनुस्वार होता है अंग और आहा को कहते हैं विसर्ग। अब इन दोनों को नहीं काउंट करते हैं बस। अगला क्या है, अगला प्रश्न आपका ये है कि अनुस्वार के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है। तो अनुस्वार जो होता है वो अंग की बिंदी इस तरीके से लिखा जाता है, इसका उच्चारण आगे आने वाले व्यंजन से प्रभावित होता है। अनुस्वार नासिक के व्यंजन होता है, इसे इस तरीके से दिखा जाता है और इसे इस तरीके से, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, डी वाला हो जाएगा कि नहीं ये उपयुक्त नहीं है, ठीक है, डी वाला। यहाँ पर आप देखेंगे अनुस्वार किसका कार्य करता है,
अनुस्वार किसका कार्य करता है, ये प्रश्न आपका है ना। तो देखिए विसर्ग का तो कार्य करता नहीं है, विसर्ग अलग होती हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पंचम वर्ण का। किसका होता है, पंचम, क्योंकि चंद्र बिंदु आपका होता है वो इस तरीके से होता है और ये अनुस्वार से अलग होता है। तो अनुस्वार आपका पंचम वर्ण का काम करता है। आप लोग यहाँ पर देखिएगा, इसका अगर विच्छेद करते हैं तो आपका माँ आता है और माँ आपका पंचम अक्षर आता है, इस तरीके से होता है यहाँ पर। अगले में क्या है कि अंग क्या है, तो अंग अनुस्वार है। आगे देखिएगा, हिंदी में लिखा है व्यंजन, मूल व्यंजन, तो मूल व्यंजन 33 होते हैं और वैसे व्यंजन की बात करेंगे तो होते आपके हैं 41 होते हैं व्यंजन। व्यंजन में मतलब आ जाएंगे, व्यंजन नहीं होते हैं, मतलब 33 व्यंजन हो गए और उसके बाद में 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन, ये लिखा है 4 संयुक्त व्यंजन हो गए। और इसके अलावा में ठीक है 2-2 होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके टोटल बनते जाते हैं 41, लेकिन यहाँ पर 33 व्यंजन होते हैं मूल रूप से अगर बात करेंगे। इसके बाद ध्वनि की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है कि जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब उसे क्या कहते हैं। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, युग्मक कहेंगे, क्योंकि एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाएगा तो इसे क्या कहेंगे, युग्मक। जैसे आप लोग यहाँ पर समझिएगा, यहाँ कहा गया है कि एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो उसे कहते हैं युग्मक ध्वनियाँ कहते हैं। युग्मक ध्वनियाँ प्रायः शब्द के मध्य में आती हैं, या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ जब परस्पर संयुक्त होकर एक स्वर के सहारे बोली जाएं तो उन्हें संयुक्त ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे प्राण, घ्राण, क्लांत, ठीक इस तरीके से। तो द्वित्व हो जाए तो क्या कहेंगे, युग्मक कहेंगे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देखेंगे 163 नंबर में क्या कहा गया है, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है। तो संबल की बात की गई है, तो इसका आप कौन सा बताएंगे, ये आपका है संबल में संप्रक्त ध्वनि है। कैसे कहा गया है, जब एक ध्वनि 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह संप्रक्त ध्वनि होती है। जैसे सा और बा, ध्वनियों के बीच में माँ आ गया है, ये आपको समझा गया यहाँ पर है, तो ये संपर्क ध्वनि होगी। फिलहाल ये जो ध्वनियाँ वाला होता है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। सब कहीं ये नहीं मिलेगा आपको, लेकिन आपके सामने आ रहा है तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। बस थोड़े प्रश्न हैं तो देख लीजिएगा। यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है, ये प्रश्न देखिए, ठीक है। यहाँ पर कौन सा ध्वनियों की दृष्टि से विशेषताओं में से कौन सा अशुद्ध है। देखिए जैसे ता है, चा, तो चा तालव्य भी होता है, सही है, महाप्राण नहीं होता है। खा कंठ होता है, सही है, महाप्राण नहीं होता है। एक मिनट, खा महाप्राण में आता आपका है 2, 4 और खा नंबर 2 पर होता है, तो आपका बी हो जाएगा अशुद्ध। एक मिनट, बी वाला आपका शुद्ध है, ठीक है, बी वाला आपका शुद्ध है। इसके बाद में हम आगे देखेंगे, ये लिखा ता, तो ता वाला दंत ये भी सही है और अल्प ये भी सही है, और माँ वाला ओष्ठ सकोश ये सही है। देखिए ये 3 सही हैं, ठीक है, शुद्ध हैं, लेकिन आपका जो पहला वाला है ना, ये आपका अशुद्ध हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, देख लेते हैं इसे। 2 प्रकार की होती हैं, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन, स्वर और व्यंजन। आगे देखिएगा, यहाँ पर क्या कहा गया है कि कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। तो देवनागरी में आपकी ग्रीवा ध्वनि होती है। अभी आप लोग पढ़ रहे हैं ना कि कहीं पर आपका मूर्धन्य हो रहा है, कहीं पर आपका दंतोष्ठ हो रहा है, कहीं पर आपका कंठ हो रहा है, क्या आपका ग्रीवा हुआ, नहीं हुआ ना, तो आपके ये 3 हो जाएंगे। आपका ए वाला जो है ये ध्वनि नहीं होती है। इसके बाद में क्या है, वर्ण संबंधी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे इन्होंने कहा है कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण क्या है। तो यहाँ पर अगर हम शुद्ध उच्चारण की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो देखिएगा ये आपका छा होता है ना, ये बनता है का और शा से, ठीक है। तो इसकी जगह पर ये लिखा हो तो ये आपका यहाँ पर रखा है, तो ये वाला आपका सी वाला सही होगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको मिल गया यहाँ पर ना। आगे देखिएगा, यहाँ पर क्या है कि नासिक के व्यंजन कौन सा है। नासिक का मतलब जो 5 नंबर पर आता हो, आपका बी वाला हो जाएगा। नासिक में ये सभी आते हैं, ठीक, लास्ट वाले, लास्ट मतलब 5 नंबर वाले सभी आते हैं। आगे देखेंगे, रा की बात की गई है और कहा क्या गया है कि रा व्यंजन किसमें नहीं है, तो इसमें नहीं है, ये वाले में। इसमें आपका क्या है, इसमें आपका री से ऋषि ये वाला आपका है, ठीक है, तो आपका डी वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग, क्या है, जिस शब्द के अंत में आ आता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अकारांत। याद कर लीजिएगा आप लोग,
आ आता है तो आ से अकारांत हो गया, ठीक है। आ आता है तो अकारांत हो गया। और अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि है जो तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होती है। मतलब अनुस्वार का मतलब अंक की बिंदी जो आती है, ये यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि जो आपकी अंक की बिंदी आती है वो किस में आती है, वो तत्सम में आती है। आगे का रखा है कि अंग और आह अयोग वह हैं, पता है आप सभी को। यारा लावा कैसी हैं, अंतस्थ व्यंजन है। आगे आपसे कहा गया है कि वाह का उच्चारण स्थान, तो वाह क्या होता है, दंतोष्ठ होता है। वाह क्या होता है, दंतोष्ठ। यहाँ पर आपको बताया गया है कि ता वर्ग आपका दंत में आता है, पा ओष्ठ में आता है, और ओ आता है कंठोष्ठ है, और ए क्या आता है, कंठ तालव्य। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि कौन सा अशुद्ध है। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। दो महाप्राण कौन कौन से लेने हैं, जैसे का खा लेना है और गा घा लेना है, ठीक है। और इन्होंने कहा है दो महाप्राण व्यंजन का उच्चारण एक साथ हो सकता है, अशुद्ध पूछा गया है। अगला है हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। आगे एक छा जो होता है वो संयुक्त व्यंजन है, ये तो सही है। विसर्ग कंठ है, ये भी सही है, ये दोनों तो सही हैं। और दो ऊपर देखे, हिंदी में ज्ञा का उच्चारण जो है परंपरा से भिन्न हो गया है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं सीधे, क्या कहा गया है। अशुद्ध कथन कौन सा है कि दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, ये तो आपका अशुद्ध बता दिया गया है, ठीक है। अन्य में क्या कहा गया है, अन्य में ये है कि ज्ञा जो होता है वो आपका जा और या के योग से बना है, परंतु इसका उच्चारण इन दोनों से भिन्न होता है। वैसे होना चाहिए ज्ञा, लेकिन कहते हैं ज्ञा, ज्ञा कहते हैं ना, ज्ञा ज्ञानी, इसलिए यहाँ पर जो है आपका परंपरा से अलग ही हो गया है, तो ये भी सही है। छा संयुक्त है, ये भी सही है, ठीक है। और का शा के योग से बनता है, तो यहाँ पर आपका जो पहला वाला था ना वही आपका हो जाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे आप लोग। यहाँ पर आप लोग देखिएगा क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है, तो इसका आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है। अनुस्वार आपका इस तरीके से होता है, तो पूर्ण अनुनासिक है, मतलब नाक और मुंह से निकलती है ध्वनि। वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है, ये भी सही है। अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक निकलती है, ये भी सही है, तीनों सही हैं, ठीक है। तो बी आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा अनुनासिक वर्ण कौन सा है, तो आपका माँ हो जाएगा। पांचवा अक्षर जो आपका होता है वो होता है अनुनासिक, माँ हो जाएगा यहाँ पर। ये सभी आपके अनुनासिक लिखे हुए हैं, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे है द्रग, और इसका पूछा गया है वर्ण विच्छेद। तो देखिए पहले दा आएगा, फिर दे आएगा, ठीक है, तो हो जाएगा, उसके बाद गा और आ आएगा, तो आपका हो जाएगा द्रग। तो आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है। फिर आप लोग यहाँ पर देखेंगे इसमें उद्यान कहा गया है, तो पहले तो आपका ऊ आ जाएगा, फिर आधा दा, तो ऊ आधा दा, ठीक है, ऊ आधा दा और या, ठीक है। और इसके बाद में उद्यान लिखा है ना, तो ये वाला आपका यहाँ पर सी वाला होगा, ठीक है, सी वाला हो जाएगा यहाँ पर। इसमें क्या क्या गया, काकल्य वर्ण कौन सा है, तो इसको देख लेते हैं। काकल्य में कौन सा आता है, तो काकल्य में हा आता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा। काकल्य में क्या आता है, हा आता है काकल्य में, तो काकल्य में हा आ जाएगा यहाँ पर। बाकी तो आपको पता ही है। रा का विवरण पूछा गया है। रा मैं आपको बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले। देखिए आपका लुंठित की बात करेंगे तो आपका होता है रा, होता है लुंठित, ठीक है, रा आपका आ जाएगा लुंठित में। और पार्श्विक की बात करेंगे तो आपका होता है ला, ला होता है पार्श्विक, तो आपका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया भी है कि लुंठित की बात करेंगे तो कौन सा आता है, समझा दिया इन्होंने है। चलिए इसको हटाते हैं एक तरफ। यहाँ पर क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से अर्ध स्वर क्या होता है, तो या और वाह ये होते हैं अर्ध स्वर, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, ठीक है, अर्ध स्वर में आता है या वाह। रा जो होता है वो लुंठित होता है, याद कर लीजिएगा, और ला होता है पार्श्विक, ये भी आपको याद करने वाली चीज़ें होते हैं, ठीक है, रा लुंठित, ला पार्श्विक। पा तो होस्ट पता है आपको। यहाँ पर आपसे कहा गया स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। कंठ ध्वनि मतलब का वर्ग वाला, अघोष 1, 2, महाप्राण 2, 4, कॉमन ढूंढिएगा,
कॉमन आपको मिल रहा है 2 2, तो 2 नंबर पर का वर्ग में कौन सा आता है? का वर्ग में 2 नंबर पर आपका खा आता है, तो आपका खा यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, सी वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये तो आपको पता है। 181 में आप लोग देखेंगे यहाँ पर क्या कहा गया है, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो चिन्ह मान लिए गए हैं, तो चिन्ह को हम लोग लिपि कहते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, लिपि हो जाएगा। और अपनी लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, तो यहाँ पर देखिएगा आपका ई हो जाएगा, ये आपका पुल्लिंग नहीं है। ठीक है, इनके अतिरिक्त ऋण भी आपका स्त्रीलिंग वर्ण होता है, तो इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, कि ऋण आपका होता है ई है और दीर्घ है, ये सभी आपके कैसे हैं? आप सब स्त्रीलिंग शब्द हैं ये। आप यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा है, कौन सा शब्द में ऋण की मात्रा का उपयोग हुआ है, तो यहाँ पर देखिए वृष्टि में आपका हुआ है। इसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया आपसे है, कौन सा स्वर नहीं है, तो ये आपका ये स्वर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्या कहा गया है, जिन व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण का कौन सा स्थान कहते हैं? स्वर यंत्रियों में कंपन होता है, तो कंपन किस में होता है? तो कंपन के लिए आपका हो जाएगा काकल्य, और काकल्य में कौन सा आता है? हा आता है, तो याद कर लीजिएगा। ठीक, काकल्य होता है, इसमें हा आता है, हा। यहाँ पर आप देखेंगे प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना, तो ये क्या कहलाता है? ये आपका हो जाएगा वर्ण विच्छेद। क्या हो जाएगा? वर्ण विच्छेद आपका हो जाएगा। किस शब्द में दीर्घ स्वर नहीं है? इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। ठीक है, आगे देखिएगा, जीवा के नोक के ऊपर दांतों को पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को कहते हैं वर्ष। यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि जीवा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आते हैं और प्रवाह को अवरुद्ध करते हैं, तो ऐसे उच्चारण स्थान को वर्ष कहते हैं। जैसे ना, सा, ला ये लिखे हैं आपके। ठीक है, ये आपके सभी होते हैं वर्ष। इसके बाद में आपका है कि अ जो होता है वो ध्वनि का समावेश कहाँ से हुआ? अंग्रेजी से हुआ है। ठीक है, अ अंग्रेजी से हुआ है। ठीक है, तो बस हमारा जो है यहाँ तक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। वर्णमाला को हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया है, कंप्लीट कर लिया अच्छी तरीके से। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।